सो हाय एवरीवन, वेलकम टू इंडक्शन फिजिक्स बाय इमरान खान। तो वन शॉर्ट सीरीज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑल डेरिवेशंस ऑफ चैप्टर नंबर 10 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। तो चलिए देखते हैं कि विच आर द डेरिवेशंस फ्रॉम दिस चैप्टर। तो चलिए समझते हैं कि साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर क्या है, इसका क्या यूज़ होता है, किस लिए हम इसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले देखो मैं आपको बता दूं कि साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसका काम होता है किसी भी चार्ज्ड पार्टिकल को एक्सेलरेट कराना, मतलब उसकी स्पीड को इंक्रीज करना। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर डेफिनेशन देख पा रहे हो, साइक्लोट्रॉन में हमने क्या लिखा है, साइक्लोट्रॉन इज अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू एक्सेलरेट द चार्ज्ड पार्टिकल। तो किसी भी चार्ज्ड पार्टिकल को एक्सेलरेट कराने का काम हमारा करता है साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन एक तरह का डिवाइस होता है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे जो भी हमारे एटॉमिक रिसर्च सेंटर्स होते हैं वहाँ पर ये डिवाइस रखे हुए होते हैं, जिन डिवाइसेस का यूज़ करके हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करा सकते हैं, उसकी स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं। स्पीड को इंक्रीज़ करना, एक्सेलरेट कराने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? देखो जनरली अगर देखा जाए तो मान लो मुझे किसी न्यूक्लियस को ब्रेक करना है, यानी ये कोई न्यूक्लियाई है और इस न्यूक्लियाई को मुझे क्या करना है, ब्रेक करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बहुत फास्ट मूविंग पार्टिकल को इस पर हिट कराना होगा। जब बहुत फास्ट मूविंग पार्टिकल इस पर हिट करेगा तो ये न्यूक्लियाई क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। बस इसी पर्पस के लिए हम साइक्लोट्रॉन डिवाइस का यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर पार्टिकल की स्पेलिंग शायद गलत लिखी है तो आप इसे सही कर लेना। ठीक है, तो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया है कि साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर क्या होता है। तो वापस मैं रिवाइज करा देता हूँ, साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर यानी साइक्लोट्रॉन एक ऐसा डिवाइस होता है जिसका काम होता है किसी भी चार्ज्ड पार्टिकल को एक्सेलरेट कराना, यानी उसकी स्पीड को इंक्रीज करना। अब चार्ज्ड पार्टिकल यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन हो सकता है, चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन हो सकता है, चार्ज पार्टिकल आपका अल्फ़ा हो सकता है, अल्फ़ा पार्टिकल हो सकता है। ठीक है, लेकिन बेसिकली इस पर्टिकुलर टॉपिक में जो चार्ज पार्टिकल हम यूज़ करने वाले हैं वो यूज़ करेंगे प्रोटॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को हम इसलिए नहीं यूज़ करते हैं, इसका रीज़न हम आगे देखेंगे जब मैं आपको ये डायग्राम समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इस डायग्राम को समझते हैं, यानी कि इस डिवाइस के कंस्ट्रक्शन को समझते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, साइक्लोट्रॉन में सबसे पहले यहाँ पर दो डी शेप्ड के कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसे हम बोल रहे हैं D1 और इसे हम क्या बोलते हैं, D2। तो D1 एंड D2 इन्हें हम डीज कहते हैं। ये किस तरीके से होते हैं, देखो जैसे आप कोई कटोरा ले लो, राइट, और उसे बीच से आप कट कर लो, या उसकी जगह पर आप ग्लास ले सकते हो और ग्लास को आप क्या करो, वर्टिकल सेक्शन ऐसा कट करो। जैसे आपका मान लो ये कुछ ऐसा ग्लास है और आपने क्या किया, इस ग्लास को इस तरीके से कट किया। तो जब आप कट करोगे तो ये आपको कुछ ऐसा डी शेप्ड का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, राइट, जो कि अंदर से क्या होता है, हॉलो होता है। तो आपको ये इमेजिन करना है कि ये जो पूरा पार्ट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये अंदर से क्या है, हॉलो है। ठीक है, अंदर से पूरा खाली है ये। अब इसके बाद देखो हम करते क्या है इसमें, यहाँ पर हमारे पास एक मैग्नेट लगा हुआ होता है जिसका ये मैग्नेट का क्या है, नॉर्थ पोल दिया हुआ है। ठीक है, और ये मैग्नेट का क्या है, यहाँ पर साउथ पोल है। अच्छा, नॉर्थ एंड साउथ पोल यहाँ पर नॉर्थ एंड साउथ पोल के यहाँ पर सेटअप होने से क्या होगा कि यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगी, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कहाँ से कहाँ की तरफ जाएगी, इट विल मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। इस मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्या है ये हम आगे अभी समझेंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो हमने नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट लिया है उसकी वजह से क्या होगा, ये जो डी से हमारा यहाँ पर क्या सेटअप हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड का काम होता है किसी भी चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर मोशन परफॉर्म करवाना। अब हम समझते हैं कि ये जो साइक्लोट्रॉन डिवाइस है किस तरीके से काम करता है। तो आई थिंक ये आपने समझ लिया कि साइक्लोट्रॉन डिवाइस में दो डीज लगे होते हैं जिन्हें हम D1 एंड D2 कहते हैं, ये अंदर से हॉलो होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ ऊपर एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल रखते हैं, नीचे मैग्नेट का साउथ पोल रखते हैं। नॉर्थ एंड साउथ होने की वजह से यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाती है। ठीक है, और याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड का काम होता है पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में परफॉर्म कराना। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम, ये जो आप देख पा रहे हो यहाँ पर देखो ऑसिलेटर लगा है। ऑसिलेटर यानी यहाँ पर हमने एक AC सोर्स लगाया हुआ है, राइट। तो यहाँ पर जो हमने AC सोर्स लगाया है यानी ये क्या डेवलप करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा, जिसका काम होगा इस प्लेट को नेगेटिव चार्ज देना और इस प्लेट को पॉजिटिव चार्ज देना। और इसे हम ऑसिलेटर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें क्या करना है, इन नेगेटिव एंड पॉजिटिव को
चेंज कराना है। चेंज कराना है मतलब क्या, एट ए टाइम एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तो फिर क्या करेंगे, नेगेटिव को वापस से पॉजिटिव करेंगे और पॉजिटिव को नेगेटिव करेंगे, यानी बार बार इसकी पोलैरिटी को चेंज करेंगे। इसलिए हमने क्या यूज़ किया है, ऑसिलेटर का यूज़ किया है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का काम होगा पार्टिकल को आगे बढ़ाना और मैग्नेटिक फील्ड का काम होगा पार्टिकल को सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना। अब ये पार्टिकल कैसे काम करता है इस साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर में, कैसे इसकी स्पीड इंक्रीज होती है, कैसे ये एक्सेलरेट होता है, चलिए इसे समझते हैं। तो मान लो कि यहाँ पर मेरे पास एक कोई चार्ज पार्टिकल है और चार्ज पार्टिकल में यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं प्रोटॉन को, राइट। अब मान लो हम जानते हैं कि प्रोटॉन में कौन सा चार्ज होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अगर प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है तो किधर अट्रैक्ट होगा, क्योंकि इस प्लेट को हमने पूरी तरीके से क्या रखा है, नेगेटिव चार्ज रखा है, राइट। और इनिशियली इस प्लेट को हमने पूरी तरीके से क्या रखा है, पॉजिटिव चार्ज रखा है। तो अब हम जानते हैं कि प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होगा, एक दूसरे को रिपल करेगा और नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा। तो इसकी वजह से होगा क्या, ध्यान से सुनो। फिलहाल ये आप एज्यूम कर लो कि जो D2 है वो पूरी तरीके से नेगेटिव चार्ज है और जो D1 है वो पूरी तरीके से पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, सिंस मैंने बोला प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये नेगेटिव चार्ज की तरफ ऐसे अट्रैक्ट होके ऐसे यहाँ तक आएगा। जैसे यहाँ तक पहुँचेगा वैसे हम क्या करेंगे, ऑसिलेटर से इसकी पोलैरिटी को चेंज कर देंगे। अब इसे पॉजिटिव बना देंगे, इसे नेगेटिव बना देंगे, ठीक है। अब प्रोटॉन क्या करेगा, प्रोटॉन नेगेटिव की तरफ आएगा, ऐसे आएगा 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 और जैसे यहाँ तक पहुँचेगा वैसे वापस से हम पोलैरिटी को चेंज कर देंगे। अब इसे नेगेटिव कर देंगे और इसे पॉजिटिव करेंगे। तो पॉजिटिव रिपल करेगा, नेगेटिव अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और फिर जैसे ही अट्रैक्ट करेगा वापस से ऐसे घूमने लगेगा, राइट। तो अब यहाँ पर जैसे ही वो आएगा तो वापस से हम ऑसिलेटर के थ्रू पोलैरिटी को चेंज करा देंगे। तो आप देख रहे हो कि अल्टरनेटिव हम क्या कर रहे हैं, पोलैरिटी को चेंज करा रहे हैं। ये लगातार ऐसे मूव करता जाएगा, धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी और एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पर इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी और उस पर्टिकुलर स्पीड पर क्या होगा, ये पार्टिकल हमारा इस विंडो से, जो विंडो है वो मुझे इधर बनानी चाहिए थी, राइट। तो अगर मान लो कि विंडो इधर की तरफ बना है तो ये पार्टिकल बहुत तेज स्पीड से ऐसा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा साइक्लोट्रॉन काम करता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा जो प्रोटॉन पार्टिकल है ये लगातार सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, लगातार इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी और फाइनली जब इसका रेडियस आर मैक्स हो जाएगा, यानी जब इसका रेडियस मैक्सिमम हो जाएगा, उस मैक्सिमम रेडियस पर इसके पास सबसे ज़्यादा वेलोसिटी होगी और उस पर्टिकुलर वेलोसिटी पर हम इस पार्टिकल को ऐसे बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। बस यही काम हमारा साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर करता है। तो ठीक है, देखो अब मैं क्या करता हूँ, इसको फ्रेशली थोड़ा इस तरह से बना देता हूँ। अब तो आप टॉपिक समझ ही गए होंगे। तो पॉजिटिव किधर की तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव, फिर नेगेटिव से किधर, ऐसे ये मूव करता जाएगा, लगातार इसकी पोलैरिटी चेंज होती जाएगी, इसका स्पीड इंक्रीज होते जाएगा, स्पीड इंक्रीज होगा और जैसे जैसे हम देखेंगे इसका स्पीड इंक्रीज होते जाएगा और फाइनली क्या होगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पर ये क्या करेगा, इस विंडो से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। आप इसे बहुत अच्छे से बना लेना, राइट, राउंड करके। इतना मैंने बना दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके एक्सप्लेनेशन को समझते हैं और इसका अब एक्सप्लेनेशन अब आपको बहुत आसान लगेगा। देखो सबसे पहला पॉइंट हमने यहाँ पर क्या बोला है, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर यूज्ड इन साइक्लोट्रॉन। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का यूज़ है। तो मैग्नेटिक फील्ड का काम होगा पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में सेट करना और इलेक्ट्रिक फील्ड का काम होगा उस पार्टिकल को आगे बढ़ाना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पार्टिकल को आगे बढ़ाएगी, मैग्नेटिक फील्ड उसे सर्कल में घुमाएगी, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या लिया है, साइक्लोट्रॉन कंसिस्ट ऑफ टू सेमी सर्कुलर डिस्क लाइक मेटल चैम्बर D1 एंड D2 कॉल्ड डिस्क, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि यहाँ पर दो मेटल चैम्बर्स हैं और इन्हें हम डिस्क कहते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्सेलरेटिंग। जैसे हम देख पा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक्सेलरेटिंग है, लगातार इसकी पोलैरिटी को हम चेंज कर सकते हैं। सो इट्स साइन इज चेंज विथ सर्कुलर मोशन ऑफ द पार्टिकल। तो जैसे जैसे हमारा पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता जाएगा वैसे वैसे इसकी साइन को भी हम क्या करेंगे, चेंज करते जाएंगे। लगातार इसका स्पीड इंक्रीज होते जाएगा और फाइनली एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी और इसको हम विंडो के थ्रू बाहर कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, अब हमें करना क्या है, इसको सॉल्व करके हमें कुछ चीज़ें फाइंड आउट करनी है, लाइक कि जब ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो कितना टाइम लगेगा एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने पर, इसकी क्या काइनेटिक एनर्जी होगी, क्या फ्रीक्वेंसी होगी, इन्हीं वैल्यूज़ को अभी हमें आगे फाइंड आउट करना है।
तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वहाँ पर हमने क्या लिखा है, लेट टी बी द टाइम पीरियड फॉर फुल रेवोल्यूशन। मान लो एक पूरा चक्कर लगाने में जो टाइम लग रहा है वो कितना है, टी है। हाफ चक्कर लगाने में जो टाइम लगेगा उसे हम क्या बोलेंगे, t/2 बोलेंगे। तो हमें ये पता करना है कि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करने में इसे कितना टाइम लगेगा। सो देयरफॉर देखो अब हम क्या करेंगे, टाइम पीरियड का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हम साइक्लोट्रॉन फार्मूला का यूज़ करेंगे। देयरफॉर यूजिंग साइक्लोट्रॉन फार्मूला क्या होता है, mv इज इक्वल टू QBr। इसे हम क्या कहते हैं, साइक्लोट्रॉन फार्मूला कहते हैं। अभी कैसे आता है देखो, ये हम एज्यूम कर सकते हैं जैसे कि कोई पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो जब वो मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो डेफिनेट सी बात है कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए हमें सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होगी। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r होता है। लेकिन ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा मैग्नेटिक फोर्स। और हम जानते हैं कि किसी चार्ज पे लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या होती है, QVB होती है। कितनी होती है, QVB। अब यहाँ से देखो एक V से एक V क्या हो गया, कैंसल। तो देयरफॉर mv की वैल्यू क्या हो जाएगी, QBr हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने रेडियस स्मॉल r लिया है, यहाँ पर हमने रेडियस कैपिटल R लिया है। तो याद रखना है कि जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए उसे सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। वो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर कौन प्रोवाइड करेगा, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, क्योंकि वो पार्टिकल किसके वजह से घूम रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से घूम रहा है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, साइक्लोट्रॉन फार्मूला कहते हैं। ये साइक्लोट्रॉन फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, तो हमने क्या बोला, लेट टी बी द टाइम पीरियड ऑफ फुल रेवोल्यूशन, देयरफॉर यूजिंग साइक्लोट्रॉन फार्मूला। यहाँ पर हमारे पास साइक्लोट्रॉन फार्मूला क्या है, mv इज इक्वल टू QBr। अब हम जानते हैं कि जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2πr/v होता है। ये जनरल सा फॉर्मूला है। जैसा हम जानते हैं स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो वैसे टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अच्छा, डिस्टेंस जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो उसके डिस्टेंस को क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस, यानी 2πr/v। यही फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, t इज इक्वल टू 2πr/v लिख लिया। अब हम यहाँ पर साइक्लोट्रॉन फार्मूला की वैल्यू पुटअप कर देते हैं। सो देयरफॉर यहाँ पर मैं लिखता हूँ t इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2π, कितना हो जाएगा 2π, और यहाँ पर r को एज इट इज़ लिखता हूँ। और ये जो v है, v को मैं क्या लिख सकता हूँ, QBr/m लिख सकता हूँ। ठीक है, तो v की जगह पर मैं इसकी वैल्यू रख देता हूँ, दैट इज़ QBr अपॉन क्या हो जाएगा, m। अब देखो r से r क्या हो गया, कैंसल। m हमारा फोर्थ टर्म है तो ये ऊपर चला जाएगा। तो देयरफॉर t की जो वैल्यू हमें मिली वो कितनी मिली, 2πm अपॉन क्या मिला, QB हो गया। ठीक है, ये हमें जो वैल्यू मिली है वो किसकी वैल्यू मिली है, दिस इज़ द टाइम पीरियड टू कंप्लीट फुल सर्कुलर मोशन। तो एक कंप्लीट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए पार्टिकल को जो टाइम लगेगा दैट इज 2πm अपॉन QB। यहाँ पर m का मतलब क्या हो गया, मास ऑफ द पार्टिकल, और q का मतलब हो गया चार्ज ऑफ द पार्टिकल, और b का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। अब सिंस हमें टाइम मिल गया है तो फ्रीक्वेंसी तो बहुत आसान है। अब हम फ्रीक्वेंसी भी निकाल लेते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, देयरफॉर फॉर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोशन। कौन से नंबर ऑफ मोशन, सर्कुलर मोशन कंप्लीटेड पर सेकेंड। तो फॉर फ्रीक्वेंसी हम जानते हैं n इज इक्वल टू क्या होता है, 1/t होता है। सो देयरफॉर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, n 1/t की वैल्यू क्या है, 2πm अपॉन क्या है, QB। अब QB क्या बन गया, फोर्थ टर्म, तो ये ऊपर आ जाएगा। सो देयरफॉर यहाँ से अब हम फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिख लेंगे, n इज इक्वल टू QB अपॉन 2πm। तो ये हमें किसका फॉर्मूला मिल गया, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमने दो चीज़ें फाइंड आउट कर लिया, टाइम पीरियड निकाल लिया एक कंप्लीट सर्कल का, और उसके बाद क्या निकाल लिया, फ्रीक्वेंसी निकाल लिया। याद रखना है फ्रीक्वेंसी का यहाँ पर मतलब क्या है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कंप्लीटेड पर सेकेंड। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ पॉइंट्स हम देखते हैं क्या होगा। द पार्टिकल मूव इन सर्कुलर पाथ विथ लार्जर एंड लार्जर रेडियस टू मैक्सिमम रेडियस एट विच पार्टिकल कैन बी एक्सट्रैक्टेड थ्रू एन एग्जिट स्लिट। यानी यहाँ पर क्या बोला है कि जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो लगातार उसका रेडियस बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जब रेडियस मैक्सिमम हो जाएगा, और उस पर्टिकुलर टाइम पर हम क्या करेंगे, उसको स्लिट के थ्रू बाहर निकाल लेंगे। किसको, पार्टिकल को। जैसे हम ये
ये डायग्राम में देख सकते हैं। तो देखो डायग्राम में यही हो रहा था, राइट। जैसे जैसे वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता जा रहा है उसका रेडियस लगातार इंक्रीज होता जा रहा है और फाइनली जब हमें आर मैक्स मिल जाएगा यानी मैक्सिमम रेडियस मिल जाएगा, इस मैक्सिमम रेडियस पर हम इसे विंडो से यानी स्लिट से बाहर निकाल लेंगे। तो जब वो बाहर निकलेगा तब उस पार्टिकल के पास मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। मैक्सिमम वेलोसिटी का मतलब है कि उसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। सो देयरफॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विल बी। अब जानते हैं हम काइनेटिक एनर्जी का जनरल फॉर्मूला क्या होता है। देखो तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो हम जानते हैं, इसको हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ, एम को मैं एम रखता हूँ। अच्छा वी के लिए क्या करेंगे? तो सिंस यहाँ पर हम जानते हैं कि एम वी की वैल्यू क्या होती है? क्यू बी आर। साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला याद होगा आपको। तो वी की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्यू बी आर। अच्छा इस आर को अब हम आर एग्जिट बोलेंगे क्योंकि इस पर्टिकुलर रेडियस पर हमारा पार्टिकल एग्जिट हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा? एम। तो मैं v की जगह पर ये वैल्यू रख देता हूँ। तो v की जगह पर क्या हो जाएगा? क्यू बी आर एग्जिट अपॉन क्या हो जाएगा? अपॉन हो जाएगा m। ठीक है, और इसको हम क्या कर लेंगे? होल स्क्वायर। तो अब अगर मैं इसे सॉल्व करूँ आगे तो मैं लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हाफ m और यहाँ पर ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर एग्जिट और अपॉन में क्या हो जाएगा? m का स्क्वायर। यहाँ से एक m से एक m क्या हो जाएगा? कैंसल। देयरफॉर अब हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर एग्जिट अपॉन क्या हो जाएगा? अपॉन ये हो जाएगा 2m। ठीक है, तो ये हमें वो काइनेटिक एनर्जी मिल गई जिस काइनेटिक एनर्जी के साथ वो पार्टिकल कहाँ निकल आएगा? बाहर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इतनी सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर टॉपिक में बतानी है टू गेट 4 मार्क्स। ठीक है, एक बार जस्ट वापस से मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ कि एक्चुअल में हमने इसमें क्या क्या किया है। तो देखो सबसे पहले हमने अपना टॉपिक स्टार्ट किया जहाँ पर हमने ये देखा कि साइक्लोट्रॉन एक्सेलेरेटर का काम क्या होता है, जो कि हम बहुत आसानी से समझ गए। इसका काम होता है चार्ज्ड पार्टिकल को एक्सेलरेट कराना। तो जितने भी हमारे एटॉमिक रिसर्च सेंटर है वहाँ पर ऐसा डिवाइस होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कराते हैं। फिर हमने देखा कि ये जो हमारे साइक्लोट्रॉन का सेटअप है पूरा, इस साइक्लोट्रॉन के सेटअप में क्या क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों इन्वॉल्व होती है। मैग्नेटिक फील्ड का काम होगा जो भी हमारा चार्ज पार्टिकल है उसे सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कराना और इलेक्ट्रिक फील्ड का काम होगा उसे आगे बढ़ाना यानी कि एक्सेलरेट करना। फिर हमने देखा कि ये जो हमारा साइक्लोट्रॉन है इसमें 2 सेमी सर्कुलर डिस्क लाइक के मेटल चैम्बर्स होते हैं जो अंदर से हॉलो होते हैं, इन्हें हम डीज कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या बोला? एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्सेलरेटिंग, तो इसकी जो साइन है वो कंटिन्यूसली क्या होगी? चेंज होगी। इसीलिए तो हमने यहाँ पर क्या लगाया है? ऑसिलेटर लगाया है। ऑसिलेटर का काम होगा पार्टिकल्स के लिए इनकी पोलैरिटी को चेंज करते रहना। उसके बाद हमने बोला कि जब ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो इसका हम टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए हमने साइक्लोट्रॉन फार्मूला यूज़ किया और टाइम पीरियड का जनरल फार्मूला अप्लाई कर दिया 2πr/v। तो v की वैल्यू हमने साइक्लोट्रॉन फार्मूला से कैलकुलेट कर ली जिसका आंसर हमें क्या मिला? 2πm/qb। और हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल सकते हैं, बिकॉज फ्रीक्वेंसी क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिल गई qb/2πm। यहाँ पर जो टाइम पीरियड का जो हमने फॉर्मूला निकाला है और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकाला है ये हमें न्यूमेरिकल में काफ़ी यूज़ होने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट हमने देखा कि जैसे जैसे हमारा पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता जाएगा लगातार उसकी स्पीड इंक्रीज होती जाएगी, उसका रेडियस भी इंक्रीज होता जाएगा और एक पर्टिकुलर रेडियस पर जब हमें मैक्सिमम वेलोसिटी मिल जाएगी, जब उसका रेडियस मैक्सिमम हो जाएगा, उस मैक्सिमम रेडियस पर हम उसे क्या करेंगे? एक्सट्रैक्ट कर लेंगे यानी कि बाहर निकाल लेंगे स्लिट के थ्रू। तो जब वो बाहर निकलेगा उस टाइम पर उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी? क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m। यहाँ पर क्यू का मतलब अगेन क्या है? चार्ज ऑफ द पार्टिकल, बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, आर का मतलब रेडियस और एम का मतलब है मास ऑफ द पार्टिकल। अब देखो हम प्रोटॉन ही यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉन को यूज़ नहीं करते हैं बिकॉज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के कंपैरिजन में हल्का होता है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन को सेट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी तो एक पर्टिकुलर टाइम आएगा जब इलेक्ट्रॉन हमारा क्या हो जाएगा? आउट ऑफ ट्रैक हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हम चार्ज पार्टिकल में मेजर केसेस में प्रोटॉन ही यूज़ करते हैं। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझा होगा साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
हाय एवरीवन, वेलकम टू इंडक्शन फिजिक्स बाय इमरान खान। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द टॉपिक कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट। यानी यहाँ पर हमें ये बताना है कि मान लो अगर मेरे पास कोई एक कंडक्टर है, कोई वायर है और उसमें करंट फ्लो हो रहा है, और उस करंट फ्लोइंग वायर को अगर मैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख देता हूँ तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, उस वायर पर फोर्स लगाएगी। और वो फोर्स कितना लगाएगी वही फॉर्मूला हमें यहाँ पर डिराइव करना है, जिसका मैग्नीट्यूड हमने यहाँ पर लिखा है Fm इज इक्वल टू ILB। ये वो फार्मूला है जो हमें बताता है कि किसी करंट कैरिंग वायर पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है। बस हमें इसी फॉर्मूले को आगे यहाँ पर डिराइव करना है, ठीक है। उसके लिए देखो यहाँ पर हमने डायग्राम बनाया है, तो चलो हम डायग्राम को समझते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर मैंने एक कंडक्टर लिया बेसिकली, तो इसे आप कंडक्टर कह सकते हो या इसे आप वायर भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा वायर है और इस वायर में आप देख सकते हो कि इस डायरेक्शन में क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। मान लो ये इस डायरेक्शन में करंट I फ्लो हो रहा है, ठीक है, ओके। और इस वायर को हमने कहाँ पर रखा है, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। ये जो आपको ऐसा डॉट दिखाई दे रहा है इसे हम क्या कहते हैं, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, ठीक है। और वहीं अगर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होती है तो हम उसे ऐसा बनाते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड के दो डायरेक्शन हो सकते हैं, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड और आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो फिलहाल हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, आउटवर्ड है, ओके। तो इस आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में हमने अपने वायर को रख दिया और ये वायर है कुछ इस तरीके से आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो इस वायर को जैसे हम आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में रखने की वजह से इस वायर पर क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स। और ये मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, ILB के इक्वल होगा, जो हमें डिराइव करना है, ठीक है। अब देखो हम जानते हैं कि कोई भी कंडक्टर हो या वायर हो उसमें क्या होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अच्छा, करंट प्रोड्यूस हो रहा है मतलब वो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से चल रहे हैं, मान लेते हैं कि उनकी स्पीड क्या है, VD, जिसे हम बेसिकली क्या बोल रहे हैं, ड्रिफ्ट स्पीड। इन्हें क्या कहते हैं हम, ड्रिफ्ट स्पीड, ठीक है। तो चलिए अब हम डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले हमें कंसिडर क्या करना है, कंसिडर अ स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ L। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये एक वायर है और इस वायर का जो टोटल लेंथ है L है, बट हमने क्या किया है, हमें डेरिवेशन को सॉल्व करने के लिए बस हमने इतना सा वायर कंज्यूम किया है, ठीक है। हमने इतना सा वायर को सिलेक्ट किया है। इस वायर पर हमें बताना है कि टोटल मैग्नेटिक फोर्स कितना एक्ट हो रहा है, ठीक है, ओके। तो हमने यहाँ पर क्या बोला, कंसिडर अ स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ L केप्ट इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B। और ये हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, B है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमने क्या बोला, लेट I बी द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर। तो इस वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो मान लेते हैं I है। और डेफिनेट सी बात है कि यहाँ अगर करंट फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन चल रहे होंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं तो उनकी कुछ ना कुछ स्पीड होगी। तो यहाँ पर हमने बोला इफ़ VD इज़ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी चार्ज, देन नंबर ऑफ चार्ज फ्लोइंग अक्रॉस L इन टाइम T इज़। तो अगर VD इनकी ड्रिफ्ट स्पीड है यानी चलने की स्पीड है, तो फिर हमें यह पता करना है कि इस वायर लेंथ के अक्रॉस कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं या कितने चार्ज फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका सबसे पहले हमें फॉर्मूला लिखना है यहाँ पर। सो देखो देयरफॉर हम जानते हैं कि करंट का फॉर्मूला क्या होता है, Q/T होता है। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, Q/T। तो Q का फॉर्मूला यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q का फॉर्मूला हो जाएगा I/T हो जाएगा। क्या हो जाएगा, I/T। अब यहाँ पर देखो जो आपको T दिखाई दे रहा है, सिंस हम जानते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सिंस वी नो दैट कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं वो कितने डिस्टेंस पे चल रहे हैं, हमने मान लिया है कि L डिस्टेंस पे चल रहे हैं। तो यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूँ, डिस्टेंस और टाइम क्या हो जाएगा, T। ये वो नॉर्मल फॉर्मूला है जो हम स्पीड का फॉर्मूला पढ़ते हैं। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ से अगर मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पर फिर T का इक्वेशन क्या बनेगा, तो आप बोलोगे T इज इक्वल टू L/VD, ठीक है। अब इस T की वैल्यू को हमें इस इक्वेशन में यहाँ पर पुटअप करना है। तो देखो जब हम T की वैल्यू पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर Q इज इक्वल टू, ये हो जाएगा I और T की जगह पर क्या हो जाएगा, L/VD। तो ये जो हमें वह आंसर मिला Q का, वो हमें क्या बता रहा है कि अक्रॉस लेंथ L इतने चार्ज फ्लो कर रहे हैं। कितने चार्ज फ्लो कर रहे हैं, IL/VD चार्ज फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना क्या था, हमें निकालना है मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर, कि इस वायर पर कितना मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। बट उससे पहले हमें यह बताना पड़ेगा कि ये जो चार्ज चल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस पे, इनमें कितना मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। तो आप जानते हो मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज कितना होता है। तो मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज का फॉर्मूला होता है QVB sin थीटा। क्या होता है,
क्यू वी बी साइन थीटा। यानी जब हम किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो कितना होता है, क्यू वी बी साइन थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, इसी फॉर्मूले को अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यूटिलाइज करना है, और इसके बेसिस पर हम ये पता कर पाएंगे कि मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर कितना है, जिसका आंसर हमें डिराइव करना है आई एल बी साइन थीटा। ठीक है, तो अब देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देयरफॉर मैं यहाँ पर लिखता हूँ द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q, यानी ये जो चार्ज Q फ्लो हो रहा है उस पर कितना मैग्नेटिक फोर्स एक्ट हो रहा है। तो देयरफॉर इसका हम फॉर्मूला लिखते हैं FM इज इक्वल टू, वेक्टर फॉर्म में हम इसे सॉल्व करेंगे, FM इज इक्वल टू Q, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, V बार इंटू बी बार। क्या फॉर्मूला होता है, Q V बार इंटू बी बार। और सिंस यहाँ पर V स्पीड है तो यहाँ पर हम इसको ड्रिफ्ट स्पीड के लिए VD लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, देयरफॉर FM बार इज इक्वल टू, अब देखो Q की वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाली है, कितनी है ये, IL अपॉन VD। ठीक है, अच्छा ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये बेसिकली क्या है, एक वेक्टर प्रोडक्ट है, और वेक्टर प्रोडक्ट आप जानते हो जैसे P बार इंटू क्यू बार होता है, तो P बार इंटू क्यू बार की वैल्यू हम क्या लिखते हैं, इसे हम लिखते हैं PQ साइन थीटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, PQ साइन थीटा, इसी को हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, 11th में था, शायद आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अब इसे हम लिखेंगे VD, और ये क्या हो जाएगा B, और इसे हम क्या बोलेंगे, साइन थीटा। ठीक है, तो VD साइन थीटा हमने यहाँ पर लिख लिया। अब देखो इसका यूनिट वेक्टर हम यूज़ कर लेंगे n का कैप। जैसे कि हम जानते हैं एक वेक्टर को दो चीज़ें होती है, उसका मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। तो ये इसका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, और ये क्या है, इसका डायरेक्शन है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखो VD से VD को कैंसिल कर देंगे, देयरफॉर यहाँ पर क्या हो जाएगा, FM इज इक्वल टू, ये हो जाएगा अब आपका ILB साइन थीटा। क्या हो जाएगा, ILB साइन थीटा इंटू n का कैप। याद रखना है यहाँ पर आप लिख भी लेना, वेयर n कैप इज द यूनिट वेक्टर, इज द यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ये एक यूनिट वेक्टर है। अब यहाँ पर देखो जो हमें आंसर मिला FM इज इक्वल टू ILB साइन थीटा डॉट n कैप, अगर मैं इसी आंसर को इन मैग्नीट्यूड लिखना चाहूँ, क्या लिखूँ, इन मैग्नीट्यूड, तो जब मैं मैग्नीट्यूड में लिखूँगा इन मैग्नीट्यूड, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, FM इज इक्वल टू ILB साइन थीटा, क्योंकि जब मैं मैग्नीट्यूड लिखूंगा तो इसका यूनिट वेक्टर हट जाएगा। ठीक है, अब अगर हम चाहते हैं कि वायर पर मैक्सिमम फोर्स लगे, तो मैक्सिमम फोर्स तो तभी लगेगा व्हेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री। तो अगर मैं बोल दूं कि इफ़ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, तो यानी यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो किसके बीच का एंगल है, तो याद रखना है एंगल जो यहाँ पर बनता है वो किसके बीच का एंगल है, अब यहाँ पर द एंगल बिटवीन लेंथ वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर FM इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, देखो अगर थीटा की वैल्यू 90 है तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो आंसर हमें क्या मिला, ILB मिल गया। दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर। ठीक है, तो किसी करंट कैरिंग वायर की में जो भी मैग्नेटिक फोर्स एक्ट हो रहा होगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, वो कितना होगा, ILB साइन थीटा। लेकिन अगर हम बोले मैक्सिमम फोर्स कितना एक्ट हो रहा है, तो वो हो रहा है ILB। अब इसी फॉर्मूले को हम इन वेक्टर फॉर्म लिख लेंगे, एंड इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो एंड इन वेक्टर फॉर्म जब मैं लिखूंगा तो देखो मैं क्या बोलूँगा, देयरफॉर वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा FM इज इक्वल टू I, और ब्रैकेट में लिखूंगा L बार इंटू बी बार। ठीक है, अब देखो इसको हमने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि इस वेक्टर फॉर्म को आप ब्रेक करो, तो आप ब्रेक करोगे तो देखो वही इक्वेशन मिल जाएगा जो हमने ऑलरेडी पहले लिखा था। क्या आप बोलोगे, देखो तो देखो अगर मैं इसका वेक्टर प्रोडक्ट वापस से निकालूं तो देखो ये क्या हो जाएगा, FM बार इज इक्वल टू, ये होगा I, अच्छा L इंटू बी बार को आप क्या बोलोगे, LB साइन थीटा, और इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, n का कैप। ठीक है, तो देखो जहाँ से हम चले वहीं पर पहुँच गए, ये हमने यहाँ पर निकाला था और वापस से हम यहाँ पर निकाल लिया हमने। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देख लिया कि किसी करंट कैरिंग वायर पर कितना मैग्नेटिक फोर्स लगता है। अब देखो इस डेरिवेशन से आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि किसी चार्ज पर कितना मैग्नेटिक फोर्स लगता है और किसी वायर पे कितना मैग्नेटिक फोर्स लगता है। तो किसी चार्ज पे लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स होता है QVB साइन थीटा, और किसी वायर पे लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, ILB साइन थीटा। ठीक है,
तो यहाँ पर जो थीटा है वो किसके बीच का एंगल होता है, ये एंगल होता है बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पर जो थीटा है ये किसके बीच का एंगल होता है, बिटवीन लेंथ वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। अच्छा, दोनों के केस में मैक्सिमम फोर्स तभी लगेगा जब थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री होगी। तो इस तरीके से हमने इस डेरिवेशन को यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। तो जितना मैं आपको यहाँ पर लिखाते जाता हूँ, बस आपको भी डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू उतना ही लिखना है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट, तो उसके लिए जो भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखा है बस आपको उतने ही पॉइंट्स लिखना है। क्योंकि मैं जो भी डेरिवेशन आपको कराता हूँ वो इस मेथड से कराता हूँ कि उसके लिए आपको फिर अलग से और कुछ पॉइंट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपली आपको क्वेश्चन के ऊपर इसका आंसर इतना ही लिख के दे देना है, आपको पूरे मार्क्स यहाँ पर मिल जाएंगे। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है दैट इज टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट लूप। देखो, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट लूप, ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ना, ये टॉपिक का बुक में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड वैसे दिया हुआ है, ठीक है, और काफ़ी लेंदी भी है। बट मैं कोशिश करूंगा कि जितने रिक्वायर्ड स्टेप्स हैं उन स्टेप्स का यूज़ करते हुए मैं आसानी से आपको एक्सप्लेन कर सकूँ और जो हमारा रिक्वायर्ड फॉर्मूला है उसे हम डिराइव कर सकें। तो टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट लूप का फॉर्मूला है T इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर फॉर्मूला हमें डिराइव करना है। अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो आप लिखोगे टाउ इज इक्वल टू एम बार इंटू बी बार। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर डायग्राम भी डिस्कस करना है और ये एक एक पॉइंट के थ्रू हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखो हमें क्या करना है कि कंसिडर अ रेक्टेंगुलर लूप ए बी सी डी। तो हमें एक रेक्टेंगुलर लूप लेना है ए बी सी डी placed in uniform magnetic field B such that the side AB and CD are perpendicular to magnetic field B but the side BC and D are not। तो अभी आपको इस डायग्राम में इनमें से कोई भी पॉइंट दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो सबसे पहले मुझे डायग्राम में ये सारे पॉइंट्स को लेबल करना होगा। तो लेट से मैं बोलता हूँ कि ये हमारे पास कोई करंट कैरिंग लूप है और ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, दिस इज पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट डी। और लेट से इसमें करंट फ्लो हो रहा है इस तरीके से। तो इस तरीके से इस कॉइल में क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो करंट ऐसे नीचे की तरफ आप दिखा सकते हो। ओके, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद लेट से ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेट का साउथ पोल है। ठीक है, तक आपको पॉइंट समझ में आया होगा कि हमने क्या किया, एक रेक्टेंगुलर लूप लिया एंड दिस रेक्टेंगुलर लूप इज सेड टू बी ए बी सी डी। ठीक है, उसके बाद हमने इस लूप को कहाँ रखा, मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में रखा, दैट इज ड्यू टू द नॉर्थ पोल एंड ड्यू टू द साउथ पोल। ठीक है, उसके बाद हमने क्या बोला कि ए बी एंड सी डी आर परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो ए बी साइड है, ये ए बी साइड और ये जो सी डी साइड है, दे आर परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर जो बी सी एंड ए डी है, दे आर पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज नाउ वी कैन कैलकुलेट द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द लूप। अब यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से सुनो कि भाई जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ए बी और सी डी में फोर्स लगाएंगी तो किस डायरेक्शन पे फोर्स लगाएंगी और कैसे फोर्स लगाएंगी। तो याद रखना है कि लेट्स से कि ये वाले पॉइंट पे जो फोर्स लगेगा वो ऊपर के डायरेक्शन पे लगेगा। कहाँ लगेगा, ऊपर के डायरेक्शन में। तो मैं इसे एफ एम बोल देता हूँ, दिस इज़ द मैग्नेटिक फोर्स। और इसमें जो फोर्स लगेगा वो नीचे के डायरेक्शन पे लगेगा, दैट इज़ अ मैग्नेटिक फोर्स। ये तो आप भी समझते हो कि ये जो ए बी और सी डी है, इस पे सिंस दे आर परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो इन पे मैक्सिमम फोर्स लगेगा। और जो फोर्स लगेगा तो एक ऊपर के डायरेक्शन पे लगेगा, एक नीचे के डायरेक्शन पे लगेगा, तभी तो ये कॉइल रोटेट कर पाएगी। ठीक है, तो आप ये एज्यूम करो कि ये सेंट्रल एक्सिस है और इस एक्सिस के अबाउट कॉइल क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने जो ए बी साइड देखा है वहाँ पर मैंने फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में दिखाया, आप इसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखा सकते हो। और जो सी डी की तरफ मैंने फोर्स नीचे की तरफ दिखाया, आप इसे ऊपर की तरफ दिखा सकते हो। बट याद रखना है कि ए बी और सी डी के लिए जो फोर्स का डायरेक्शन होगा अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये होगा कि ए बी के लिए अपवर्ड डायरेक्शन में और सी डी के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको थोड़ा और बेटर समझने के लिए आपको राइट हैंड थंब रूल और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो आप ये आइडेंटिफाई कर पाओगे कि फोर्स किस डायरेक्शन पे एक्ट हो रहा है। अगर आप इतना ना कर पाओ तो मैं बोलूँगा कि आप कम से कम इतना थोड़ा सा पॉइंट याद कर लेना। ठीक है, तो जैसे कि हमने बोला कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करेंगी, ए बी और सी डी पे फोर्स लगाएंगी, जिसकी वजह से ये कॉइल रोटेट करेगा। और जब ये कॉइल रोटेट करेगा तो हम बोलेंगे इस पर टॉर्क लग रहा है। ठीक है, तो अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, लेट अस ऑब्टेन द फोर्सेज ऑन ऑल साइड ऑफ द लूप। तो सबसे पहले हमें ये बताना है कि भाई इस लूप के हर एक साइड पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले
तो देखो यहाँ पर क्या पॉइंट लिखा है, द फोर्स F2 बार ऑन साइड 2 इज इक्वल एंड अपोजिट टू फोर्स F4 बार ऑन साइड 4 एंड बोथ एक्ट अलोंग द सेम लाइन, दस F2 बार एंड F4 बार कैंसल आउट ईच अदर। तो जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम पे देख पा रहे हो कि ये फोर्स क्या है F2 बार और ये फोर्स क्या है F4 बार, दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट है एंड दे आर एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन, देयरफॉर दे कैंसल आउट ईच अदर। तो ये दोनों फोर्स ने तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। तो जो नेट टॉर्क होगा वो किसकी वजह से होगा, बिकॉज ऑफ द फोर्स F1 बार एंड बिकॉज ऑफ द फोर्स F3 बार, है ना। तो अब आगे देखो पॉइंट में क्या हमें मेंशन करना है, तो देयरफॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स F1 बार and F3 bar on side 3 and 1 is ILB sin 90। अब आपको पता है कि sin 90 की वैल्यू 1 होगी, सो देयरफॉर इस फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, F इज इक्वल टू ILB, दिस इज द मैक्सिमम फोर्स एक्टिंग। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या कहता है कि दीज टू फोर्सेज डू नॉट एक्ट अलोंग द सेम लाइन एंड हेंस दे प्रोड्यूस द नेट टॉर्क, दिस टॉर्क रिजल्ट इनटू द रोटेशन ऑफ द लूप। तो जैसे कि मैंने बोला कि F2 बार और F4 बार ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो F1 बार और F3 बार की वजह से होगा, राइट। तो यहाँ पर हमने बोला दिस टॉर्क रिजल्ट इनटू रोटेशन ऑफ द लूप। तो अब इसके लिए सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि भाई मोमेंट आर्म अलोंग द सेंट्रल एक्सिस क्या होगा। तो देखो मोमेंट आर्म अबाउट द सेंट्रल एक्सिस का फॉर्मूला होता है 1/2 L2 साइन थीटा, ठीक है। मोमेंट आर्म क्या होता है, अगर आपको याद होगा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, टॉर्क इज इक्वल टू R इंटू एफ, है ना। तो जो R है ना, जिसे हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं, इसी को मोमेंट आर्म कहा जाता है। तो यहाँ से कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जिसको आप अगर याद कर लोगे तो आपके लिए बेटर होगा, अगर आपको समझ में ना आए वैसे मैं आपको समझाता हूँ। तो आर को याद रखना है कि क्या कहते हैं, मोमेंट आर्म कहते हैं। अब इस मोमेंट आर्म को निकालते कैसे हैं, तो ध्यान से सुनो। लेट से मैं बोलता हूँ कि ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड बी बार है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बी बार। और जब ये कॉइल रोटेट करेगी, लूप रोटेट करेगा, तो लेट से वो इस पोजीशन पे है। यहाँ पर आपको पता है कि ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है F1 बार, नीचे के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है F3 बार, करेक्ट, ओके। उसके बाद आप देखो कि ये जो पूरी लेंथ है वो कितनी है, दिस पूरी लेंथ इज L2। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, आपको मोमेंट आर्म का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, करेक्ट। तो ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहाँ पे लाइन को जोड़ दो, तो ये बना थीटा। अब आप जानते हो कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अपोजिट ही तो हमारा ये है ना, जिसे मैं आर बोल रहा हूँ। तो ये आर अपॉन, आर मतलब मोमेंट आर्म, ठीक है। हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा L2/2 हो जाएगा। तो आर की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, आर की वैल्यू आपको मिल जाएगी L2/2 इंटू साइन थीटा। बस यही मोमेंट आर्म का फॉर्मूला है, ठीक है, जो हम यूज़ करने वाले हैं। तो मोमेंट आर्म याद रखना है कितना है यहाँ पर, हाफ L2 साइन थीटा। अब हमें मोमेंट आर्म मिल गया, अब हम टॉर्क निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर वी विल राइट दैट देयरफॉर द टॉर्क टाउ ड्यू टू फोर्सेस कौन कौन से, F1 बार एंड F3 बार बिकम्स, तो क्या बनेगा देखो, इट विल बी टाउ टी इज इक्वल टू, जैसे कि मैंने बोला टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आर इंटू एफ होता है। तो आर की जगह पर आप क्या रखोगे, L2/2 रखोगे इंटू साइन थीटा। और एफ का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर, जिसका फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, ILB होता है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा IL1 इंटू बी हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने किसके लिए लिखा, दिस इज़ फॉर F1 फोर्स के लिए। यही चीज़ सेम चीज़ किसके लिए होगी, F3 के लिए भी। तो वापस यही कहानी लिखना पड़ेगा, L2/2 साइन थीटा और इनटू क्या हो जाएगा, IL1B। बिकॉज इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना है, करंट फ्लो जो हो रहा है वो I है ना, जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना है, I है। और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, B है, ठीक है। और AB और जो CD का लेंथ है वो तो L1 है, तो वही हमने यहाँ पर पुटअप किया हुआ है, ठीक है। तो याद रखना ये F1 बार की वजह से कितना टॉर्क हो गया और ये F3 बार का टॉर्क हो गया। तो टोटल टॉर्क को हमें ऐड करना है। अब अगर मैं ऐड करूंगा तो ध्यान से सुनो कि अगर आपको देखोगे तो कुछ ना कुछ आपको कॉमन दिखाई दे रहा होगा। तो क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो मैं कॉमन निकालने से बेटर आपको बता देता हूँ। देखो ये L2/2 है, यानी हाफ ऑफ L2 है, ये भी हाफ ऑफ L2 है, दोनों को मिला दूंगा तो L2 ही बनेगा ना। तो मैं इसको लिख सकता हूँ T इज इक्वल टू, ये पूरा L2 हो जाएगा और साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई IL1B, तो कॉमन है दोनों में। अब इसको आप रीअरेंज कर लो, तो यू विल राइट टॉर्क का फॉर्मूला विल बी इक्वल टू IL1 L2 B साइन थीटा हो जाएगा।
अच्छा, L1 इंटू मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, जिससे आपको एरिया मिल जाएगा। तो टॉर्क का फॉर्मूला आप क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट IA/B साइन थीटा। अब आप जानते हो एज यू नो दैट कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, I/A होता है। तो देयरफॉर इसी टॉर्क के फॉर्मूले को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, T=mb साइन थीटा। यही तो फॉर्मूला हम डिराइव करने की बात कर रहे थे, है ना। और अगर इसी फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म में लिखो तो आई कैन राइट टॉर्क M बार इंटू B बार। तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर डेरिवेशन को हमें यहाँ पर डिराइव करना है। तो देखो, अगर कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक है, अगर एक बार डेरिवेशन समझ में ना आए तो उस वीडियो को एक बार रिवाइंड करके आप ज़रूर देखना, तो आपको काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और समझ में आने लगेगा। क्योंकि कहीं कहीं पर कुछ कुछ डेरिवेशंस ऐसे होते हैं जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो उनको समझने के लिए आपको 2-3 बार समझना होगा। क्योंकि अगर आप बुक में देखोगे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड वैसे ये दिया है, तो अगर आप इतने भी स्टेप जो मैंने बताए अगर आप इनको सही से कर लेते हो तो यू विल गेट द फुल मार्क्स। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ स्ट्रेट लॉन्ग वायर, यानी यहाँ पर हमें ये बताना है कि किसी लॉन्ग स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो होने की वजह से किसी P पॉइंट पर बनने वाली टोटल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर हमारे पास एक वायर है और इस वायर में मान लेते हैं करंट I फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो जब इस वायर में करंट I फ्लो होगा तो डेफिनेट सी बात है कि मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर इस पॉइंट पर जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो हमें पता करना है, जिसकी वैल्यू हमें निकालना है B=μ0I/2πr। तो एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से P पॉइंट पर बनने वाली टोटल मैग्नेटिक फील्ड हमें पता करना है, जबकि ये जो P पॉइंट है ये मान लेते हैं यहाँ से R डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि इससे पहले जो हमने बायट-सावर्ट्स लॉ पढ़ा था उसे हमें यूज़ करना होगा। बायट-सावर्ट्स लॉ हमें बताता है कि किसी भी P पॉइंट पर बनने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, अगर हम उसे कैलकुलेट करना चाहते हैं तो पहले एक छोटे से एलिमेंट की वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं। तो देखो, मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर कोई एक लेंथ एलिमेंट है, ठीक है। तो ये हम ले लेते हैं लेंथ एलिमेंट, और ये लेंथ एलिमेंट किसके इक्वल होगा, DL के इक्वल होगा। क्योंकि हम जानते हैं इस पूरे वायर का लेंथ कितना होगा, इस पूरे वायर का लेंथ L होगा, लेकिन एक छोटे से एलिमेंट का लेंथ कितना होगा, DL। तो सबसे पहले हम इस छोटे से एलिमेंट की वजह से जो मान लेते हैं स्मॉल r डिस्टेंस पे है फ्रॉम पॉइंट P, तो इस छोटे से एलिमेंट की वजह से P पॉइंट पर बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे और फिर उसे हम इंटीग्रेट करके पूरे एलिमेंट की वजह से P पॉइंट पर बनने वाली टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो हमने लेंथ एलिमेंट बनाया है, ये जो लेंथ एलिमेंट है हमारा, ये यहाँ पर मान लेते हैं थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो ये जो हमारा एंगल अंदर की तरफ बन रहा है ये फिर कितना कहलाएगा, दिस विल बी पाई माइनस थीटा, यानी कि 180 माइनस थीटा एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि हमने अभी भी बोला कि पहले हम एक छोटे से एलिमेंट DL की वजह से P पॉइंट पर बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। सो देयरफॉर वी विल राइट, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू, इसे हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू बायट-सावर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू बायट-सावर्ट्स लॉ द मैग्नेटिक field due to the magnetic field due to small element of length DL small element of length DL is given by, ठीक है। देखो हमने क्या लिखा, अकॉर्डिंग टू बायट-सावर्ट्स लॉ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ DL इज गिवन बाई, इसका फॉर्मूला क्या होता है, dB=μ0/4πI/DL sin θ/r², ठीक है। तो यही तो हमारा बायट-सावर्ट्स लॉ हमें कहता है कि किसी P पॉइंट पर बनने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है किसी एक छोटे से एलिमेंट की वजह से वो कितनी होगी, इट विल बी इक्वल टू μ0/4πI/DL sin θ/r²। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनो, कि हमने छोटे से एलिमेंट की वजह से तो निकाल लिया, अब हमें पूरे एलिमेंट की वजह से निकालना है। यानी कि ये जो हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर जितने लेंथ एलिमेंट आएंगे और इस पॉइंट के नीचे जितने लेंथ एलिमेंट आएंगे, उन सारे लेंथ एलिमेंट की वजह से
पी पॉइंट पर बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है। तो अब हम क्या मान लेंगे कि इस पॉइंट के ऊपर वाले जितने लेंथ एलिमेंट हैं उन्हें हम बोलेंगे अपर हाफ, और इस पॉइंट के नीचे वाले जो लेंथ एलिमेंट हैं उन्हें बोलेंगे लोअर हाफ। सो देयरफॉर वी विल राइट देयरफॉर टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू upper half and lower half length element of wire L is, क्या हो जाएगा देखो, इसे हम लिखेंगे B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2dB लिख लेंगे। समझा क्या लिखा हमने? टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अपर हाफ एंड लोअर हाफ लेंथ एलिमेंट ऑफ वायर L इज B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2dB। 2dB क्यों लिखा? बिकॉज अपर हाफ कितना मिलेगा, अपर हाफ की तरफ मिलेगा dB और लोअर हाफ की तरफ भी क्या होगा, dB। तो टोटल इंटीग्रेशन क्या हो गया, 2dB। अब हमें इसे करना क्या है, यहाँ पर इनकी वैल्यू रख के आगे सॉल्व करना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2dB की वैल्यू हम जानते हैं क्या है, μ0/4 और ये हो जाएगा आइडियल साइन थीटा अपॉन r का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर जो चीज़ कांस्टेंट है उसे बाहर निकाल लेते हैं। तो जो बाहर निकलेगी वो क्या निकलेगा देखो, b इज इक्वल टू 2 इंटू μ0/4 इंटू आई बाहर आ जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा देखो, अंदर बचेगा ये हो जाएगा dl साइन थीटा अपॉन r का स्क्वायर। अब r स्क्वायर का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक, ये जो हमारा लेंथ एलिमेंट हमने चूज़ किया था ना, लेंथ एलिमेंट से लेकर p पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या है, r। तो अगर मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूं तो मैं लिख सकता हूं कि स्मॉल r का स्क्वायर क्या हो जाएगा, दैट विल बी कैपिटल R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। सही है ना, स्मॉल r का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैपिटल R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। तो देयरफॉर r की वैल्यू क्या हो जाएगी, r की वैल्यू हो जाएगी √r स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आप डायग्राम के नीचे भी निकाल सकते हो, या जहाँ पर हमने यहाँ तक इक्वेशन लिखा है इसके नीचे भी करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, बट वी नो दैट कि r स्क्वायर क्या है, r स्क्वायर इज नथिंग बट कैपिटल R का स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, एंड स्मॉल r क्या बनेगा, स्मॉल r को मैं लिख सकता हूँ √ क्या मैंने बताया, r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, एंड उसके बाद देखो यहाँ पर आपको साइन थीटा दिख रहा है ना, एंड साइन थीटा क्या होगा देखो, एंड साइन थीटा। तो यहाँ पर बेसिकली जैसे आप देख पा रहे हो जो एंगल बन रहा है, तो ये ट्रायंगल के लिए ये वाला थीटा क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, तो अंदर क्या बनेगा, पाई माइनस थीटा। तो साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अपोजिट क्या हो गया, कैपिटल R, हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, स्मॉल r। तो देयरफॉर मैं साइन थीटा का आंसर क्या लिख सकता हूँ, कैपिटल R बाई स्मॉल r। बस अब हमें क्या करना है, इन्हीं फॉर्मूले का यूज़ करके इस इक्वेशन में रख देना है। सो देयरफॉर मैं लिखता हूँ b इज इक्वल टू, ये हो जाएगा देखो, ये कट करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो मैं इसे लिखता हूँ μ0I/2 और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dl। साइन थीटा का आंसर क्या है, r अपॉन स्मॉल r। तो मैं इसको लिखता हूँ r का स्क्वायर इंटू स्मॉल r। यहाँ पर हमें अभी फ़िलहाल r³ नहीं करना है। सो देयरफॉर मैं लिखता हूँ b इज इक्वल टू, ये हो जाएगा μ0I/2 और यहाँ पर देखो कैपिटल R जो है ना, कैपिटल R क्या है, कैपिटल R तो डिस्टेंस है, और डिस्टेंस हमारा क्या है, फिक्स है। तो डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, और अगर डिस्टेंस चेंज नहीं होगा तो इसे हम बाहर निकाल सकते हैं। तो चलो सबसे पहले हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। तो ये R कहाँ गया बाहर, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा dl अपॉन, उसके बाद ये जो R स्क्वायर है ना, देखो R स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, R स्क्वायर की वैल्यू होती है कैपिटल R का स्क्वायर प्लस स्मॉल r का स्क्वायर, और √r की वैल्यू क्या होती है, मतलब स्मॉल r की वैल्यू क्या होती है, √r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि रूट का पावर हाफ होता है और इसका पावर 1 होता है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो 1 + 1/2 को क्या लिखा जा सकता है, 3/2।
तो ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ पर पावर क्या होगा 1, और ये जो रूट हटाऊंगा यहाँ से तो पावर क्या आ जाएगा हाफ। अगर मैं दोनों के पावर को ऐड कर दूँ तो फिर मुझे मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई और इंटीग्रेशन ऑफ डी एल अपॉन क्या लिखना पड़ेगा, देखो डी एल अपॉन ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इन द ब्रैकेट 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप आपको याद रखना है, क्योंकि हमने लिमिट अभी तक यूज़ नहीं की है। ये जो वायर की लिमिट हम देंगे वो कहाँ से कहाँ तक देंगे, देखो वायर की लिमिट जो हम देने वाले हैं दैट इज़ फ्रॉम 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ पर हमने एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर लिया है, तो मान लेते हैं ये वायर हमारा इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर रहा है। यानी ये वाली जो आपको क्वांटिटी दिखाई दे रही है ये बेसिकली क्या है, इनफाइनाइट इंटीग्रेशन है, राइट। तो इनफाइनाइट इंटीग्रेशन का यहाँ पर हमें कॉन्सेप्ट यूज़ करना होगा। तो अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो नेक्स्ट पेज में येलो कलर का एक बॉक्स दिया है, वहाँ पर इनफाइनाइट इंटीग्रेशन को सॉल्व किया है। बट हमें डेरिवेशन को डिराइव करते वक्त इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें कई सारे स्टेप्स और ऐड हो जाएंगे। तो जहाँ कहीं भी बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है वहाँ पर हम डेरिवेशन पे उसे ऐड नहीं करते हैं। तो आपको भी इसे ऐड नहीं करना है, बस यहाँ पर खाली ये लिख देना है बाई सॉल्विंग दिस इक्वेशन। क्या लिखेंगे, बाई सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी गेट, क्या मिलेगा देखो हमें बाई सॉल्विंग, यानी कौन सा इक्वेशन, इनफाइनाइट इंटीग्रेशन वाला इक्वेशन। वी गेट बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई, और ये जो हम स्टेप्स लगा के सॉल्व करेंगे इसका आंसर हमें मिलता है 1 अपॉन आर का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप एज इट इज़ लिख देना। उसके बाद देखो यहाँ से आर आपको कैंसिल होते हुए दिखाई दे रहा है, तो आर से कार कैंसिल कर दो और हमें यहाँ पर मिल गया फॉर्मूला बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो ये हमें मिल गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर का फॉर्मूला। तो देखो किसी लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से किसी पी पॉइंट पर बनने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसका फॉर्मूला क्या है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो इस डेरिवेशन को आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। तो एक बार मैं वापस से बता देता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। सबसे पहले हमने एक वायर लिया और इस पूरे वायर की वजह से इस पी पॉइंट पर बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें पता करना है। तो इसके लिए हमने क्या बोला कि हम यूज़ कर लेते हैं बायोट-सैवर्ट्स लॉ को। तो बायोट-सैवर्ट्स लॉ हमें क्या करता है कि किसी भी पी पॉइंट पर बनने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसे हमें सबसे पहले क्या करना होगा, एक छोटे से एलिमेंट की वजह से पता करना होगा। तो हमने देख लिया एक छोटे से एलिमेंट की वजह से बनने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर होती है। फिर हमने क्या किया कि जो हमें पॉइंट पी के अक्रॉस जो आर डिस्टेंस था उसके ऊपर जो लेंथ एलिमेंट आ रहे हैं और उसके नीचे जो लेंथ एलिमेंट आ रहे हैं इन्हें हमने अपर हाफ एंड लोअर हाफ करके बुलाया है। तो इनको हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऐड करना मतलब यहाँ पर इंटीग्रेट कर दिया। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 2 dB। अब हमें क्या करना है, dB की वैल्यू पुटअप कर देना है, जो चीज़ कांस्टेंट है उसे बाहर निकाल देना है। और अब आप इस स्टेप पे जब आओगे, ये वाले स्टेप पे जब आप आओगे तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि याद रखना है, वो ये है कि साइन थीटा का आंसर यहाँ पर कैपिटल आर बाई स्मॉल आर होगा और इस आर की वैल्यू जो होगी दैट विल बी रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और ये दोनों हम बड़ी आसानी से इस ट्रायंगल को देखते हुए फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो आपको आर स्क्वायर का आंसर मिल जाएगा, राइट। और अगर आप यहाँ से स्क्वायर हटा दोगे तो आपको रूट इसमें मिल जाएगा, रूट के फॉर्म में। और सिंस हम जानते हैं ये एंगल हमारा क्या है, थीटा एंगल है, तो ये अंदर बनने वाला एंगल क्या कहलाएगा, 180 माइनस थीटा। तो साइन 180 माइनस थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा। और साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कैपिटल आर बाई स्मॉल आर। बस इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए आगे हमने अपने फॉर्मूले को डिराइव कर लिया। खाली एक स्टेप आपको याद रखना है कि ये वाला जो हमारा पार्ट है इट इज़ बेसिकली ऑफ इनफाइनाइट इंटीग्रेशन। ये हमें सॉल्व करके नहीं बताना है, तो जस्ट एज इट इज़ हमें इसे लिख लेना है। एंड बाय राइटिंग सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी गेट एन आंसर बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अब इसमें आपको एक और बात याद रखनी है, वो ये है कि फॉर सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी
इनफाइनाइट वायर, मान लो हमें आधे वायर की वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो फॉर सेमी इनफाइनाइट वायर जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी होगी इट विल बी म्यू नॉट आई अपॉन 2πr अपॉन क्या हो जाएगी 2। ठीक है, क्योंकि आधे वायर की वजह से निकालना है ना, तो उसे हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर देखो 2 थर्ड टर्म है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पर देखो 2 जो है वो बेसिकली क्या है, थर्ड टर्म है, थर्ड हमेशा सेकंड के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4πr। तो इस तरीके से हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर का फॉर्मूला डिराइव कर लिया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स, तो टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स के बीच का क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ जो हमें फाइंड करना है, दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें क्या करना है, यहाँ पर डिराइव करना है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए देखो हमने क्या किया है कि दो लॉन्ग पैरेलल वायर्स लिए हैं। मान लेता हूँ कि ये वायर मेरा 1 है और ये वायर क्या है 2 है। ठीक है, फर्स्ट वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो है I1 और सेकेंड वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या है I2, और इन दोनों वायर के बीच का जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो कितना है d है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जब कभी किसी वायर में करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। और इससे पहले जो डेरिवेशन था हमारा, जहाँ पर हमने देखा था मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू करंट कैरिंग लॉन्ग स्ट्रेट वायर, और उसका फॉर्मूला हमें मिला था B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। ये आपको यहाँ पर फॉर्मूला याद रखना है क्योंकि आगे अभी हम इसका यूज़ करने वाले हैं। तो ये फॉर्मूला किसके लिए है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो जो हमारा वायर 1 है वो भी एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है और वायर 2 भी क्या है, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे वो इसके इक्वल होगा। अब यहाँ पर देखो जो हमारा वायर 1 है, मान लेते हैं कि इसका लेंथ L है और इसका भी लेंथ क्या है, L है, यानी कि दोनों का लेंथ हम सेम मान लेते हैं। ओके, अब इसके बाद देखो क्या होगा कि जब फर्स्ट वायर में करंट फ्लो होगा तो इससे बनने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो खुद को तो नहीं इफेक्ट करेगी, किसको इफेक्ट करेगी, सेकेंड वायर को। तो सेकेंड वायर को जब वो इफेक्ट करेगी तो इस पर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड एक्ट होगा, और इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं और इसको हम यहाँ पर डिनोट कर देंगे बाई B1। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको क्या अज्यूम करना है कि जब फर्स्ट वायर में करंट फ्लो होगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो सेकंड वायर को इफेक्ट करेगी। तो सेकंड वायर पर जो मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट कर रही है उसका नाम क्या हम दे देंगे, B1। ठीक है, अब अच्छा ये जो हमने साइन बनाई है इनवर्ड का साइन है। यहाँ पर आपको दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन दो तरीके होते हैं, एक इनवर्ड होता है, एक आउटवर्ड होता है। जैसे मान लो एज्यूम करो कि आपकी फिंगर्स जो है आप पेपर की तरफ नीचे की तरफ लेके जाओगे तो आप देखोगे वो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड हो गई। वही अगर फिंगर पेपर से ऊपर की तरफ आ रही होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे करके डिनोट किया जाता है, इधर आप प्लस करके डिनोट कर सकते हो या तो ऐसा क्रॉस करके डिनोट कर सकते हो। ये दोनों किसको रिप्रेजेंट करता है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, वहीं आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, सर्कल में बीच में डॉट लगा देना है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो सेकेंड वायर को इफेक्ट करेगी, और वो कैसे इफेक्ट करेगी, बाय अप्लाइंग इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक उसी तरीके से जब सेकेंड वायर में करंट फ्लो होगा तो इससे बनने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसको इफेक्ट करेगी, फर्स्ट वायर को, और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसे हम क्या बोलेंगे, B1 बोलेंगे, और इसे हम ऐसा डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड होगा। यानी कि B1 जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड डायरेक्शन है और जो B2 मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटवर्ड डायरेक्शन है। तो अब देखो हम क्या करते हैं, देयरफॉर सबसे पहले यहाँ पर अब डेरिवेशन को अपने स्टार्ट करते हैं। तो डेरिवेशन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या बोलना होगा, देखो देयरफॉर द मैग्नेटिक फील्ड, देयरफॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेकेंड वायर, देयरफॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेकेंड वायर ड्यू टू करंट flowing in the first wire, due to current flowing in the first wire। ठीक है, तो ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, बस हमें इसकी वैल्यू लिखना है। क्या बोला हमने, फील्ड एट द सेकेंड वायर, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेकेंड वायर ड्यू टू द करंट फ्लोइंग इन द फर्स्ट वायर कितना हो जाएगा, देयरफॉर इसका आंसर हो जाएगा B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट। देखो ये इक्वेशन आपको याद रखना है, म्यू नॉट, और इसे हम क्या बोलेंगे, I1 अपॉन
टू पाई, और देखो जो डिस्टेंस है वो टोटल यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, डी है ना, राइट। तो हम यहाँ पे डिस्टेंस क्या ले लेंगे, डी, ठीक है। डी डिस्टेंस दोनों के लिए सेम है। तो ये जो हमें मैग्नेटिक फील्ड मिली वो किसकी मैग्नेटिक फील्ड मिली, मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग ऑन द सेकेंड वायर ड्यू टू द करंट फ्लोइंग इन द फर्स्ट वायर। सिमिलरली हम क्या बोलेंगे, एंड द मैग्नेटिक फील्ड at the first wire and the magnetic field at the first wire due to current flowing in the सेकेंड वायर, ड्यू टू करंट फ्लोइंग इन द सेकेंड वायर की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट, और सेकेंड वायर में जो करंट फ्लो रहा है वो कितना है, I2 अपॉन 2πd, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये देख लिया कि B1 की वैल्यू क्या होगी और B2 की वैल्यू क्या होगी। अब नेक्स्ट देखो हमें क्या करना है, हमें ये बताना है फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट वायर एंड फोर्स एक्टिंग ऑन सेकंड वायर। तो आप जानते हो कि जब भी हम किसी वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है, और वो जो मैग्नेटिक फोर्स होता है उसकी वैल्यू होती है ILB साइन थीटा, राइट। क्या होती है, ILB साइन थीटा, और मैक्सिमम फोर्स तभी लगता है जब थीटा की वैल्यू क्या होती है, 90 डिग्री। तो जिसे हम नॉर्मली क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू ILB। दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसी फॉर्मूले का यूज करके ये बताना है कि सेकेंड वायर पे कितना मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है फर्स्ट वायर की वजह से, और फर्स्ट वायर पे कितना मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है सेकेंड वायर की वजह से। सो देयरफॉर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देयरफॉर द मैग्नेटिक फोर्स on second wire due to first wire, ठीक है, सेकेंड वायर ड्यू टू फर्स्ट वायर, यानी सेकेंड वायर में फर्स्ट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उसको हम ऐसा लिख लेंगे F21। इसको रीड कैसे करते हैं, देखो, मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन सेकेंड वायर ड्यू टू फर्स्ट वायर, या बाई भी यूज कर सकते हैं वर्ड, मैग्नेटिक फोर्स ऑन सेकेंड वायर बाई फर्स्ट वायर इज इक्वल टू, सबसे पहले आप यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिख दो, ILB लिख दो। क्या लिख दिया आपने, ILB। अब देखो हम जानते हैं कि सेकेंड वायर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी है, B1 है, ठीक है, और सेकेंड वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना है, I2 है। देखो इसको याद रखने का ये बहुत सिंपल तरीका है, यहाँ पर 2 है तो करंट क्या ले लेना है, I2, ठीक है, और सेकेंड वायर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी है, देखो सेकेंड वायर में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है B1, ये लिख लिया आपने। उसके बाद आप क्या करोगे, देयरफॉर लिखोगे F21 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा I2, L को L रखेंगे क्योंकि हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि दोनों वायर का लेंथ क्या है, सेम है, और B1 की जो वैल्यू है वो हमने कितनी लिखी है, B1 की वैल्यू है म्यू नॉट I1 अपॉन 2πd। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ म्यू नॉट I1 अपॉन 2πd, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, रीअरेंज करके इस तरीके से लिख लेते हैं, F21 यानी फोर्स एक्टिंग ऑन सेकेंड वायर ड्यू टू फर्स्ट वायर, इसको मैं रीअरेंज करूंगा तो लिख लेता हूँ म्यू नॉट I1 I2 L, और अपॉन क्या हो जाएगा 2πd, ठीक है। तो ये जो हमें मिला, ये क्या मिला, देखो, फोर्स एक्टिंग ऑन सेकेंड वायर ड्यू टू द करंट फ्लोइंग इन द फर्स्ट वायर, ठीक है। तो फर्स्ट वायर की वजह से सेकेंड वायर पे लगने वाला फोर्स हमें मिल गया। सिमिलरली इसी तरीके से हम क्या करेंगे, एंड द मैग्नेटिक फोर्स on first wire due to सेकेंड वायर, ठीक है, यानी फर्स्ट वायर पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स किसकी वजह से, सेकेंड वायर की वजह से। तो इसका जब हम नेमिंग देंगे उसको हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर F12। अब आप इसे क्या बोलोगे, देखो, फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू द करंट फ्लोइंग इन द सेकेंड वायर, और इसको सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिख लेंगे ILB। अब आपको देखो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर 1 लिखा है तो यहाँ पर आपको लिखना है 1, ठीक है। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट वायर पे कितनी लग रही थी, 2, तो यहाँ पर लिख देंगे 2, जैसे आप यहाँ पर डायग्राम में भी देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर अब हम इसकी वैल्यूज को रख देते हैं, तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, F12 इज इक्वल टू, इसे हम लिखेंगे I1, ये हो जाएगा L। अच्छा, B2 की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, म्यू नॉट I2 अपॉन 2πd, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ म्यू नॉट I2 अपॉन 2πd। अब हम इसको रीअरेंज करके कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं, F12 इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, L, ठीक है।
अब अगर आप दोनों को आप ध्यान से कंपेयर करोगे, F12 और F21 जो हमने निकाला है, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो हमें एक बात समझ में आती है कि दोनों वायर सेम फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। यानी जितना फोर्स फर्स्ट वायर सेकंड पर एक्सर्ट कर रहा है उतना ही फोर्स सेकंड वायर फर्स्ट पर एक्सर्ट कर रहा है। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मैग्नीट्यूड में दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। हाँ, बट जब हम डायरेक्शन की बात करेंगे तो दोनों का डायरेक्शन अलग होगा। अलग क्यों होगा? बिकॉज जो फर्स्ट वायर सेकंड पे फोर्स लगाएगा तो इस डायरेक्शन पे लगाएगा, और सेकंड वायर जो फोर्स लगाएगा फर्स्ट पे तो इस डायरेक्शन पे लगाएगा। राइट, यानी कि दोनों का डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है, लेकिन मैग्नीट्यूड में दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। तो अब मैं ये क्या करता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 और इसको नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। Therefore, from equation 1 and 2 हम ये बोल सकते हैं कि F21 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F12। क्या हमने बोला? F21 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F12, वेयर नेगेटिव साइन indicates that direction of force are opposite to each other। ठीक है, यानी मैग्नीट्यूड में दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। जितना फोर्स फर्स्ट वायर एक्सर्ट कर रहा है उतना ही फोर्स सेकंड वायर एक्सर्ट कर रहा है, बट डायरेक्शन में दोनों क्या है, ऑपोजिट है। अच्छा, यहाँ पर हमने F21 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F12 क्यों लिया? बिकॉज देखो F21 की जब हम बात करते हैं तो फोर्स एक्टिंग ऑन सेकंड वायर बाय द फर्स्ट वायर ये टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस साइड है, तो इसको हमने पॉजिटिव ले लिया। उसके बाद मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द फर्स्ट वायर ड्यू टू सेकंड वायर क्या है, टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो इसको हमने माइनस ले लिया। इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, F21 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F12। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो भी फोर्स एक्सर्ट हो रहे हैं वो क्या है, इक्वल एंड ऑपोजिट है। ठीक है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, जो मैंने ये पूरी लाइन लिखी है इसकी जगह पर आप ये भी लिख सकते हो, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन से दैट फोर्स एक्टिंग आर इक्वल एंड ऑपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, देयरफॉर देखो, अब हम अगर देखें तो डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपको यहीं तक बताना है जो हमने यहाँ तक अभी किया है, और फॉर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू हम फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू जो हमें मिला है म्यू0 I1 I2 इंटू L अपॉन क्या है 2πd। ठीक है, क्या है, अपॉन 2πd। तो अगर मुझे ये पता करना है कि फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना लग रहा है, ठीक है, क्या लग रहा है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो मैं इसे क्या लिखूंगा फिर, म्यू0 I1 I2 अपॉन 2πd। ठीक है, ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है ये हमें ये बताता है कि पर यूनिट लेंथ कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, ये हमें ये बताता है कि टोटल लेंथ में कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो दोनों का मतलब आपको समझना है। जब हम लिखते हैं F इज इक्वल टू म्यू0 I1 I2 L अपॉन 2πd, तो ये हमें ये बता रहा है कि टोटल पूरे वायर में कितना फोर्स लग रहा है। मान लो मुझे वायर के छोटे से हिस्से पे पता करना है कितना फोर्स लग रहा है, तो फिर मैं क्या बोलूँगा, F/L, और F/L मुझे क्या बताएगा कि पर यूनिट लेंथ कितना फोर्स एक्ट हो रहा है। तो इस तरीके से इस डेरिवेशन को आपको सॉल्व करना है। होप सो कि आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि हमें एक्चुअल में करना क्या है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ करंट इन अ सर्कुलर आर्क ऑफ अ वायर। तो चैप्टर नंबर 10 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट में ये जो डेरिवेशन है हमारा, जहाँ पर हमें प्रूव करना है कि किसी एक आर्क ऑफ वायर की वजह से इसके सेंटर पॉइंट पर बनने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हमें यहाँ पर पता करना है। ठीक है, तो जैसे आप देख पा रहे हो ये हमारे पास एक आर्क ऑफ वायर है, और इस आर्क ऑफ वायर की वजह से हमें क्या निकालने को मैंने बताया, सेंटर पे बनने वाली टोटल मैग्नेटिक फील्ड B निकालना है। ठीक है, तो देखो इसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे कि हमने देखा था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर, जहाँ पर हमने सबसे पहले बायोट-सावर्ट्स लॉ का यूज़ किया ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, और फिर हमने इंटीग्रेट करके पूरे वायर की वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट किया था। ठीक उसी तरीके से हमें यहाँ पर भी करना है कि मान लेते हैं ये हमारा पॉइंट A है और ये हमारा पॉइंट क्या है, B है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, और सिंस ये आर्क है तो ये क्या कहलाएगा, इसका रेडियस कहलाएगा। ठीक है,
तो मान लेते हैं ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच का जो बनने वाला एंगल है वो क्या है, थीटा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक छोटे से एलिमेंट की वजह से मैं मान लेता हूँ ये जो हमारा है ये एक छोटा सा एलिमेंट क्या है, डीएल है। इस छोटे से एलिमेंट की वजह से सेंटर पॉइंट ओ पर बनने वाली पहले मैग्नेटिक फील्ड पता कर लेते हैं। अगर हमें इस छोटे से एलिमेंट की वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड मिल जाए तो फिर हम इसे इंटीग्रेट करके पूरे आर्क की वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि ये हमारे पास वायर हो गया और इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले निकालते हैं एक छोटे से एलिमेंट की वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यूज़ करना होगा बायोट-सैवर्ट्स लॉ को। तो बहुत सिंपल है ये, चलिए हम इसे डिराइव करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, देयरफॉर वी विल राइट अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट लॉ। क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट्स लॉ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड at point O due to small element of length dl। ठीक है, तो पहले एक छोटे से एलिमेंट की वजह से ओ पॉइंट पर बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हमने बायोट-सैवर्ट्स लॉ का यूज़ किया है और बायोट-सैवर्ट्स लॉ हमें क्या कहता है, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और ये हो जाएगा आइडियल साइन थीटा अपॉन आर का स्क्वायर। ठीक है, याद ये रखना है कि यहाँ पर जो थीटा है वो बेसिकली क्या होगा, सिंस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि लेंथ एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड का जो यहाँ पर डायरेक्शन होगा वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। तो थीटा की वैल्यू 90 बनेगी, देयरफॉर वी कैन राइट साइन 90 इज इक्वल टू 1। तो अगर साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई तो फिर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और ये हो जाएगा आइडियल अपॉन आर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट कर ली। अब हम जानते हैं नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, सो देयरफॉर वी विल राइट देयरफॉर टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ओ ड्यू टू आर्क ऑफ वायर इज। तो आर्क ऑफ वायर की वजह से जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसे मैं लिखता हूँ B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, क्या लिखेंगे, DB। और DB का यहाँ पर हमें वैल्यू पता है क्या है, B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अच्छा, यहाँ पर इंटीग्रेशन की लिमिट क्या है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं A से लेकर B तक, क्योंकि जो हमारा वायर है वो कहाँ से कहाँ तक है, A से लेकर B तक है। ठीक है, तो यहाँ पर भी इंटीग्रेशन आ जाएगा A से लेकर B तक और इसकी वैल्यू क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और ये हो जाएगा आइडियल अपॉन आर का स्क्वायर। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब जैसे कि हम जानते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें इसे लिखना है B इज इक्वल टू जो कांस्टेंट है उसे बाहर निकालो, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई बाहर आ जाएगा। ठीक है, बाहर आ गया। उसके बाद यहाँ पर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन। तो अब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा आइडियल अपॉन आर का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, वो ये है, देखो कि जैसे मैंने बोला कि ये हमारे पास मान लो क्या एक सर्कल है। ठीक है, ये हमारे पास क्या एक सर्कल है, ये है एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट। ठीक है, जिसे हमने क्या बोला है, DL बोला है। ठीक है, तो एक रेडियस ये हो गया और एक रेडियस ये हो गया। तो ये रेडियस R है और इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल क्या कहलाएगा, D थीटा। भाई लेंथ एलिमेंट बहुत छोटा है, यानी आर्क लेंथ बहुत छोटा है, तो यहाँ पर बनने वाला एंगल भी बहुत छोटा होगा। तो यहाँ से हम जानते हैं कि अगर मुझे आर्क लेंथ वाला फॉर्मूला यूज़ करना है तो मैं क्या यूज़ करूँगा, फॉर्मूला वी नो दैट कि थीटा क्या होता है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, है ना। तो यहाँ पर जो थीटा है हमारा वो क्या है, D थीटा, और आर्क लेंथ क्या है, DL, रेडियस क्या हो जाएगा, R। तो यहाँ से मुझे बताओ कि DL का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R इंटू D थीटा। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा कि आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है
दैट इज़ थीटा इंटू आर, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो यहाँ पर आर्क लेंथ क्या है dl और रेडियस क्या है r, और एंगल कितना बन रहा है d थीटा। क्योंकि लेंथ एलिमेंट छोटा है तो बनने वाला एंगल भी क्या होगा, बहुत ही स्मॉल होगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर dl की जगह पर यहाँ पर हम लिख लेते हैं बट dl इज इक्वल टू क्या होता है r इंटू डी थीटा। तो अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई और इंटीग्रेशन आई, तो हमने बाहर निकाल लिया था राइट, तो यहाँ से हम इसे कैंसिल कर देंगे। आई तो हमने बाहर ऑलरेडी निकाल लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा फिर देखो, इसे मैं लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर देखो क्या बचा फिर dl अपॉन आर स्क्वायर। तो dl को हम क्या लिख सकते हैं, dl को लिख सकते हैं r इंटू डी थीटा अपॉन क्या है आर स्क्वायर, आर से एक आर क्या हो गया कैंसल। देयरफॉर टोटल मैग्नेटिक फील्ड b इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू, अब यहाँ पर ध्यान से समझना, ये जो r है ये बेसिकली रेडियस है ना, तो रेडियस तो कांस्टेंट होगा, तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो अब अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा। अब सिंस यहाँ पर डी थीटा दिया है तो हमें जो लिमिट यूज़ करनी होगी वो हम क्या यूज़ करेंगे, तो लिमिट अब हम यूज़ करेंगे इन टर्म्स ऑफ थीटा। जैसे कि अगर आप इस आर्क को देखोगे तो इनिशियली मैं मान लेता हूँ कि थीटा एंगल क्या था, इनिशियली थीटा एंगल था 0, और यहाँ से यहाँ मूव करते करते थीटा एंगल कितना हो गया, थीटा। तो देयरफॉर इसकी लिमिट हम जो यूज़ करेंगे वो क्या होगी, 0 से लेकर थीटा तक, 0 से लेकर थीटा तक, ठीक है। सो देयरफॉर अब जब हम इसमें इंटीग्रेशन का स्टेप अप्लाई करेंगे, सो विल राइट म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r, और इंटीग्रेशन अप्लाई करने का मतलब है यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, जिसका आंसर हमें क्या मिलेगा, थीटा, और लिमिट क्या है 0 से लेकर थीटा तक। हम जानते हैं लिमिट को किस तरह से लगते हैं हम, एक बार हम थीटा को अपर लिमिट से रिप्लेस करेंगे और एक बार हम थीटा को लोअर लिमिट से रिप्लेस करेंगे। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई r, और इंटू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा माइनस 0 हो जाएगा, ठीक है। सो थीटा माइनस 0 का मतलब क्या होता है, थीटा ही होता है। तो मैं इसे लिख सकता हूँ म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r इंटू क्या हो गया, थीटा। दिस इज़ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क ऑफ अ वायर। किसी आर्क ऑफ वायर की वजह से सेंटर पर बनने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका फॉर्मूला है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r। अब देखो अगर आप डायग्राम में देखोगे तो आप समझ पाओगे कि एंगल जितना बड़ा बनते जाएगा उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर बनेगी, क्योंकि जितना बड़ा एंगल बनेगा उतना तो आर्क लेंथ भी बढ़ेगा ना, और आर्क लेंथ बढ़ेगा मतलब लेंथ एलिमेंट बढ़ेंगे, और लेंथ एलिमेंट बढ़ेंगे मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। अब यहाँ पर हम इसी डेरिवेशन से पूरे कंप्लीट लूप की वजह से सेंटर पर बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं। सो देयरफॉर अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर कंप्लीट सर्कुलर लूप, ठीक है। फॉर कंप्लीट सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, फॉर कंप्लीट सर्कुलर लूप यहाँ पर हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r इंटू, अब हम जानते हैं फॉर कंप्लीट सर्कुलर लूप मैग्नेटिक फील्ड यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई होती है। सो देयरफॉर यहाँ पर मैं इसे क्या लिख लेता हूँ, 2 पाई, पाई से पाई क्या हो गया कैंसल, 2 से इसको कट किया तो 2 बचा। सो देयरफॉर यहाँ पर हम लिख सकते हैं B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन, ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन क्या हो गया, ये 2r हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंप्लीट सर्कुलर लूप का फॉर्मूला डिराइव कर लिया, विच इज़ म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड किसी भी पॉइंट P पर बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड या सेंटर पर बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड अगर आप ध्यान से देखोगे तो r हमेशा इन्वर्स फॉर्म में होगा, है ना, क्योंकि हम जानते हैं r डिस्टेंस कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी और r डिस्टेंस बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होगी। इस तरीके से हमें इस डेरिवेशन को डिराइव करना है। तो नेक्स्ट अब हम बायट सावर्ट्स लॉ का लास्ट एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे, दैट इज एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ करंट इन अ सर्कुलर लूप, ठीक है, और जिसका हमें ये फॉर्मूला डिराइव करना है। अब देखो इसको ठीक उसी तरीके से करना है जैसे कि हमने इससे पहले मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क ऑफ एन वायर किया था, और आर्क ऑफ एन वायर का यूज करते हुए हमने मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर
ऑफ अ सर्कुलर लूप का भी फॉर्मूला डिराइव किया था। ठीक है, तो अब मैं इसको डायग्राम से सबसे पहले आपको समझाता हूँ, फिर इस डेरिवेशन को कंप्लीट करते हैं। मान लो कि ये कोई सर्कुलर लूप है और इस सर्कुलर लूप में लेट से करंट आई फ्लो कर रहा है। ठीक है, ओके, मैं मान लेता हूँ कि सर्कुलर लूप का जो रेडियस है लेट से कितना है, आर है, और ये एक्स वाई प्लेन पे रखा हुआ है। तो लेट से मुझे पता करना है कि इस सर्कुलर लूप के एक्सियल लाइन पर, ये बेसिकली जो लाइन है इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सियल लाइन। थोड़ा सा मैं इसे स्ट्रेट बना देता हूँ। ठीक है, तो लेट से ये हमारी एक्सियल लाइन है और इस एक्सियल लाइन के पी पॉइंट पर मुझे यहाँ पर पता करना है कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी ड्यू टू दिस सर्कुलर लूप। ठीक है, अच्छा, मैं मान लेता हूँ कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है, z, और ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये जो मेरा प्लेन है वो कहाँ रखा हुआ है, एक्स वाई प्लेन पे रखा हुआ है। ओके, अब अगर मुझे इस पी पॉइंट पे पता करना है कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, ध्यान से सुनो। सबसे पहले मुझे एक छोटा सा एलिमेंट सेलेक्ट करना होगा और उस एलिमेंट का जो लेंथ होगा वो कितना होगा, dl होगा। तो मैं मान लेता हूँ ये लेंथ एलिमेंट कितना है, dl, और इस लेंथ एलिमेंट से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है लेट से मैं बोलता हूँ कितना है, r है। ठीक है, अब ध्यान में एक बात ये याद रखना है कि लेंथ एलिमेंट dl के लिए जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी पी पॉइंट पे, वो इस डायरेक्शन पे होगी, परपेंडिकुलर, इसे मैं बोलूँगा db। भाई छोट सिंपल सी बात है, अगर लेंथ एलिमेंट बहुत स्मॉल होगा तो उसकी वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत स्मॉल होगी। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि हमें जो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो अलॉन्ग एक्सियल लाइन निकालना है, लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये तो इधर की तरफ बन रही है, राइट, इस डायरेक्शन में बन रही है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो एक कंपोनेंट मेरा ये हो जाएगा और एक कंपोनेंट ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर देखो ये वाला कंपोनेंट हमारा क्या बनेगा, थीटा, यहाँ पर एंगल ले लेना है थीटा। ठीक है, अब ये वाला जो कंपोनेंट थीटा बना है उसे आप क्या बोलोगे, डी बी कॉस थीटा, क्योंकि जिधर से थीटा फॉर्म होता है उधर कॉस लेते हैं, और ये बनेगा हमारा डी बी साइन थीटा। ठीक उसी तरीके से एक और लेंथ एलिमेंट मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये हमारा लेंथ एलिमेंट है, लेट्स से dl, और इस लेंथ एलिमेंट की वजह से p पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ये कुछ ऐसी होगी, लेट्स से दिस इज अगेन r। ठीक, अच्छा, इसके लिए भी वो डिस्टेंस r वही रहने वाला है, बेसिकली इट इज अ रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप। अब इस लेंथ एलिमेंट के लिए भी जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो परपेंडिकुलर टू दिस बनेगी, यानी इस डायरेक्शन पे होगी, लेकिन अगेन मुझे जो मैग्नेटिक फील्ड चाहिए वो कहाँ चाहिए है, अलोंग द एक्सियल लाइन, क्योंकि ये जो सीधी लाइन आपको दिखाई दे रही है वही हमारी एक्सियल लाइन है। तो अब हम इसे भी दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेंगे, एक ये कंपोनेंट हो जाएगा और एक हमारा ये कंपोनेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अगेन ये कंपोनेंट ऊपर की तरफ, लेट्स से दिस इज मेकिंग एन एंगल थीटा, तो यहाँ पर भी एंगल क्या है, थीटा। अब ये अगर थीटा है तो ये वाला भी क्या बन जाएगा, डी बी कॉस थीटा बन जाएगा, और ये बनेगा डी बी साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखोगे तो डी बी साइन थीटा और ये डी बी साइन थीटा दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बिकॉज दे आर अपोजिट टू ईच अदर, और हमें जो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वो अलॉन्ग एक्सियल लाइन निकालनी है। तो ऐसे करके ये सारे मैं लेंथ एलिमेंट सेलेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ पर भी डीएल लेंथ एलिमेंट आ जाएगा, यहाँ पर भी डीएल लेंथ एलिमेंट, ऐसे करके पूरे सर्कुलर लूप के लिए हम लेंथ एलिमेंट लेंगे और सबका डी बी साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा और डी बी कॉस थीटा को हम ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या करना है, इस डायग्राम को देखते हुए हमें आर की वैल्यू को पता करना है। ये जो स्मॉल आर दिख रहा है ना, इस स्मॉल आर की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो, बाई पाइथागोरस थ्योरम। सो देयरफॉर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, देयरफॉर फ्रॉम फिगर, आप चाहिए तो मिड में भी लिख सकते हो या अलग से निकाल सकते हो, फ्रॉम फिगर आप बोलोगे आर स्क्वायर की जो वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना। तो देयरफॉर अगर मैं बोलूँ आर की वैल्यू क्या होगी तो ये हो जाएगा रूट ऑफ, यू विल से जेड स्क्वायर प्लस यू विल से आर स्क्वायर, करेक्ट। ये इसके लिए मैंने पहले से निकाल लिया क्योंकि आगे हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो जैसे कि हमने बाकी डेरिवेशन में किया था, सबसे पहले हम बायट-सावर्ट्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो मैंने यहाँ पर वही लिखा है, अकॉर्डिंग टू बायट-सावर्ट्स लॉ द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P ड्यू टू स्मॉल लेंथ एलिमेंट dl। तो ये जो हमारा यहाँ पर पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, P है, जहाँ पर हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड B निकालना है, जिसे हम BZ बोल रहे हैं। तो देयरफॉर देखो, एक छोटे से एलिमेंट की वजह से पी पॉइंट पे बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू बायट-सावर्ट्स लॉ क्या होती है, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एंड इट इज आइडियल साइन थीटा अपॉन आर का स्क्वायर।
ठीक है। तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल लेंथ एलिमेंट। याद रखना है कि यहाँ पर जो थीटा है, सिंस याद रखो थीटा इज इक्वल टू क्या है 90 डिग्री, साइन फंक्शन लगा होगा तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू 90 पे मिलेगी। ओके, तो देयर फॉर ये जो हमें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल लेंथ एलिमेंट मिलेगा दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एंड यू विल राइट आइडियल अपॉन आर का स्क्वायर। ठीक है, तो हमने एक छोटे से एलिमेंट की वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू सर्कुलर लूप। ठीक है, अब इसे कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सा तरीका है, आप बोलोगे टोटल मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द जेड एक्सिस दैट इज अलोंग द एक्सियल लाइन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, हमें क्या करना है, सारे लेंथ एलिमेंट का db cos थीटा को इंटीग्रेट कर देना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे db cos थीटा। ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ पर हम लिखेंगे बी जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अच्छा डीबी की वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाली, वो यहाँ पर रख देते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब आप मुझे बताओ कि कॉस थीटा जो है, यहाँ पर कॉस थीटा का क्या वैल्यू होगा। कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर आप ये वाला ट्रायंगल देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि आर अपॉन स्मॉल आर, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आर अपॉन स्मॉल आर। ठीक है, सो देयरफॉर यहाँ से देखो मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सियल लाइन विल बी इक्वल टू, अब जो चीज़ कांस्टेंट है उसे हम बाहर निकाल लेते हैं। तो देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ये कांस्टेंट है, करंट भी कांस्टेंट है। ओके, और कैपिटल आर तो रेडियस है, ये तो कांस्टेंट है ही। ठीक है, ये बाहर निकाल लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा डी एल अपॉन, ये आर स्क्वायर है और ये आर है। देखो आर स्क्वायर की वैल्यू पहले आप पुटअप कर दो, या चाहिए तो आप इसे आर क्यूब भी लिख सकते हो, बट बेटर है आर स्क्वायर की वैल्यू आप रखो। आर स्क्वायर की वैल्यू तुम्हें पता है क्या है, जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जो कि ऑलरेडी हमने निकाली हुई यहाँ पे। ठीक है, और इनटू में यहाँ पर क्या आएगा, आर, आर का यहाँ पर वैल्यू हमने कितना निकाला है, दैट इज जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता है कि यहाँ पर इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, दैट इज बी जेड इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू आर इंटीग्रेशन ऑफ डी एल अपॉन, अच्छा ये जो वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, देखो यहाँ पर पावर 1 है और रूट का पावर हाफ होता है ना। 1 प्लस हाफ कितना होता है, 1 प्लस हाफ होता है 3/2। तो इसको मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर क्या आ जाएगा 3/2। अब ये जो दोनों वैल्यू है ये कांस्टेंट है, जेड भी कांस्टेंट है क्योंकि पर्टिकुलर पॉइंट पी पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और आर भी कांस्टेंट है, तो ये पूरा टर्म कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं। सो देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सियल लाइन इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू आर हो जाएगा, और यहाँ से अब आप इस वाले टर्म को बाहर निकाल लो, तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस हो जाएगा आर स्क्वायर, पावर कितना आएगा 3/2 हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ डी एल। अच्छा इंटीग्रेशन ऑफ डी एल क्या होगा, एल होगा, याद रखना इंटीग्रेशन ऑफ डी एल क्या होगा, एल। और मुझे बताओ एल मतलब क्या, लेंथ, और लेंथ ऑफ सर्कल का सरकमफ्रेंस जो कि कितना होता है 2 पाई आर के बराबर होता है। तो देयरफॉर फाइनली हम लिख लेंगे बी जेड इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये हो जाएगा आई आर अपॉन, यू विल राइट जेड स्क्वायर प्लस यू विल राइट आर स्क्वायर। ठीक है, जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2 मल्टीप्लाइड बाई डी एल, डी एल की वैल्यू एल है और एल को क्या लिखेंगे 2 पाई आर लिखेंगे। अब यहाँ से क्लियरली दिख रहा है पाई से पाई विल गेट कैंसल, इसको मैं कैंसिल करूंगा तो 2 आएगा। तो फाइनली देयरफॉर यू गेट मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सियल लाइन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई और आर इंटू आर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन 2 होगा, एंड दिस विल बी रिटर्न एज जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पावर कितना होगा 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एक्सियल लाइन का फॉर्मूला डिराइव करना है। तो हो सकता है कि ये पर्टिकुलर टॉपिक आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगे, तो इसको वापस से एक बार अगर रिवाइंड करके आप देखोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा।
इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज प्रूफ ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, यानी जो आपने लॉ पढ़ा है उस लॉ से आपको जो स्टेटमेंट मिला है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द लूप, इस स्टेटमेंट को हमें यहाँ पर प्रूव करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक करंट कैरिंग वायर लेना है कि लेट से इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, ठीक है, और मुझे एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर पे पता करना है, राइट, कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी और उसके थ्रू मैं इसे प्रूव कर पाऊंगा। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट के अलॉन्ग एक एम्पियर लूप को इमेजिन कर लेंगे। जैसे आप ये देख पा रहे हो ये हमारा क्या है, एम्पीरियन लूप है, ठीक। अब क्या होगा, देखो एक बार आपने एम्पियर लूप को इमेजिन कर लिया तो जैसे लूप को इमेजिन करोगे तो ये जो आर डिस्टेंस है आप इसका रेडियस बन जाएगा, ठीक है। और लेट्स से इट इज़ मेकिंग एन एंगल थीटा, यानी यहाँ पर हमें क्या करना है, एक लेंथ एलिमेंट सेलेक्ट करना है डी एल, ठीक है। आपने लेंथ एलिमेंट डी एल सेलेक्ट कर लिया, मान लो इतना है ये लेंथ एलिमेंट डी एल, ओके। जैसे आप लेंथ एलिमेंट डी एल को सेलेक्ट कर लोगे तो आप देखोगे कि ये बेसिकली जो पार्ट है ये इस तरीके से बन चुका है, जैसे कि आपने रोटेशनल मोशन वगैरह में पढ़ा होगा कि मान लो ये सर्कल है, ठीक है, और इनिशियली पार्टिकल इस पोजीशन पे था, ए पोजीशन पे, कुछ टाइम पे ये ए से कहाँ मूव कर गया, बी पोजीशन पे। तो ये रेडियस आर है, यहाँ पर भी रेडियस आर रहेगा। इसने जो एंगल कवर किया वो क्या है, थीटा, और ये जो डिस्टेंस उसने कवर किया इसे हम बोलते हैं आर्क लेंथ। तो थीटा का फॉर्मूला आप क्या लिखते थे, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस लिखते थे, करेक्ट। थीटा का फॉर्मूला क्या लिखते थे, आर लेंथ अपॉन रेडियस। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई आर्क लेंथ क्या होगा तो आप बोलोगे आर इंटू थीटा होगा। तो ठीक उसी तरीके से देखो ये डी एल हमारा लेंथ एलिमेंट हो गया, तो लेंथ एलिमेंट ये है, ठीक है, ये रेडियस आर और एक ये रेडियस आर, इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल क्या है, डी थीटा, बिकॉज लेंथ एलिमेंट स्मॉल है तो एंगल भी स्मॉल बनेगा। अब ये जो डी एल है इसको मैं क्या लिखूंगा, डी थीटा इज इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे डी एल अपॉन आर, यानी आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो देयरफॉर डी एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर इंटू डी थीटा हो जाएगी, ठीक है। ये मैं पहले से इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि आगे हमें इसका यूज़ करना होगा। तो देखो इस पर्टिकुलर लॉ को प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले लिखना है द मैग्नेटिक फील्ड डी एल बार बी बार डॉट डी एल बार इज इक्वल टू। अच्छा, जब मैं मैग्नेटिक फील्ड बी बार इंटू डी एल बार करूँगा तो बेसिकली ये एक स्केलर प्रोडक्ट है, तो मुझे इसका आंसर क्या मिलेगा, बी डी एल कॉस थीटा मिलेगा। क्या मिलेगा, बी डी एल कॉस थीटा, है ना। क्या मिलेगा मुझे, बी डी एल कॉस थीटा। अब जैसे कि आप जानते हो कि कॉस फंक्शन लगा है तो हियर मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे, तो यहाँ पर हम थीटा की वैल्यू क्या ले लेंगे, 0 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट सिस्टम में आप क्या करोगे, देयरफॉर लिखोगे बी बार डॉट डी एल बार इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना हो जाएगा ये आंसर, बी डी एल हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर आप लिखोगे बी बार डॉट डी एल बार इज इक्वल टू, अच्छा बी को मैं बी रखता हूँ और जो डी एल की वैल्यू हमने निकाली है वो कितनी है, आर इंटू डी थीटा, तो आर इंटू डी थीटा रख देते हैं। नाउ एज वी नो दैट कि भाई मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर वो कितना होता है, दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्मॉल आर कंसिडर करता हूँ। अब इसकी वैल्यू को आपको यहाँ पर पुटअप करना है, तो देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड बी बार डॉट डी एल बार विल बी इक्वल टू, और ये क्या हो जाएगा, देखो बी की जगह पर आप रखोगे म्यू नॉट आई अपॉन कितना हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाई थीटा। यहाँ पर आर इंटू क्या करोगे, थीटा। अच्छा आर यहाँ पर स्मॉल लिया था हमने तो स्मॉल आर लेंगे, इंटू क्या हो जाएगा, आर इंटू डी थीटा। तो यहाँ से आर से आपका आर क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया, ठीक है। उसके बाद इसके बाद अब आपकी जो वैल्यू बची वो क्या बची, देखो, तो देयरफॉर यू विल राइट बी बार डॉट डी एल बार, बी बार डॉट डी एल बार इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या बचा वैल्यू तो वहाँ पे रख देते हैं, दैट इज़ म्यू नॉट बचा, आई बचा, है ना, अपॉन यहाँ पर क्या है 2 पाई इंटू क्या है डी थीटा, इंटू क्या है डी थीटा है, तो यहाँ पर डी थीटा लिख देते हैं। अब इस पूरे इक्वेशन को ना हम दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट। तो देयरफॉर जब मैं दोनों साइड इंटीग्रेट करूँगा तो ये हो जाएगा लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू, तो यहाँ पर भी मुझे इंटीग्रेशन करना होगा तो इंटीग्रेशन कर देता हूँ। अब इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, ध्यान सुनो, इंटीग्रेशन करना है 0 से लेकर 2 पाई तक, बिकॉज एक कंप्लीट सर्कल का जो टोटल एंगल होता है वो 2 पाई होता है। और यहाँ पे वैल्यू रख दो, दैट इज़ म्यू नॉट आई, और अपॉन में क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन में आ जाएगा 2 इंटू पाई, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा डी थीटा, डन। अब आप यहाँ पे देखो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई क्या है, ये तो कांस्टेंट टर्म है ना, तो इनको हम बाहर निकाल लेंगे। तो देयरफॉर फाइनली लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड
ओके, देखो ये जो मैंने ये सर्कुलर लूप बनाया ना, ये कोई कंपलसरी नहीं होता है, ठीक है। आप सर्कुलर लूप इसमें बनाना चाहो तो बनाओ, अगर आप सिर्फ इतना भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन सिंस ये लूप पे अप्लाई होता है, इसके लिए हम सर्कल बना देते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले आप म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई को बाहर कर लो, तो हमने इस तरीके से इसे बाहर कर लिया। अब इसके बाद क्या करोगे, आप इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे 0 से लेकर 2 पाई, और यहाँ पर जो हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे वो किसके लिए अप्लाई करना है, डी थीटा के लिए। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा आपको पता है थीटा आएगा, है ना। तो देयरफॉर फाइनल स्टेप हम लिख सकते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये म्यू नॉट आई अपॉन कितना हो जाएगा 2 पाई, ठीक है। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई इंटू डी थीटा की वैल्यू आप क्या लिखोगे, डी थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा थीटा होगा। और अच्छा थीटा पहले मैं चलो एक एक स्टेप ही बता देता हूँ। और यहाँ पर आप लिमिट अप्लाई करोगे 0 से लेकर 2 पाई। अब आप ये कई बार ऐसा कर चुके हो, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो जब आप इसमें अपर लिमिट अप्लाई करोगे तो ये आंसर 2 पाई हो जाएगा। वैल्यू यहाँ पर आप क्या लिखोगे, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई इंटू ये कितना हो जाएगा 2 पाई माइनस 0। तो माइनस 0 लिखने का मतलब नहीं है, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया। देयरफॉर फाइनली यू गेट द स्टेप दैट लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज लूप इज इक्वल टू, ये आंसर कितना मिल जाएगा, म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द लूप, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एम्पियर सर्किटल लॉ को प्रूव कर लिया। देखो कहीं कहीं पर क्या होता है कि मुझे नंबर ऑफ स्टेप थोड़े से बढ़ाने पड़ जाते हैं ताकि सबको आसानी से समझ में आ सके। तो आप चाहिए तो कुछ स्टेप को शॉर्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से एम्पियर सर्किटल लॉ को प्रूव करना है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ को प्रूव करने के लिए बस आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना, वो है बी बार डॉट डी एल बार। बस इसको यूज़ करते हुए आगे बढ़ना है। और याद रखना है कि डी एल कैन बी रिटर्न एज आर इंटू डी थीटा। और जैसे आप ये वैल्यू पुटअप कर दोगे उसके बाद फर्दर इसे सॉल्व करते जाना है, एंड देन यू कैन प्रूव दिस फार्मूला। तो अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ की, जिसमें यहाँ पर हमें दो एप्लीकेशन को स्टडी करना है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ टोरॉइड। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लॉ, जिसका या तो डेरिवेशन आता है या तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आते हैं। और इस पर्टिकुलर फॉर्मूले का, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड का फॉर्मूले का आगे काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी है। तो देखो सबसे पहले तो मैं सोलेनॉइड आपको बता दूं क्या होता है। देखो आपने मूवीज़ वगैरह देखी होगी, या आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी, उसमें जो स्पून होता है उसके ऊपर वो वायर को रैप करता है, राउंड करता है, दैट इज़ नथिंग बट सोलेनॉइड। तो उसी तरीके से यहाँ पर देखो एक मैंने कंडक्टर लिया हुआ है, ठीक है। और इस कंडक्टर में मैं अगर इस तरीके से कॉइलिंग कर दूँ ऐसे, तो ये क्या बन जाएगा, ये बेसिकली एक सोलेनॉइड हो जाएगा। तो बुक ने में जो डायग्राम दिया है, बुक ने वो थोड़ा सा डिफरेंट डायग्राम दिया है, तो इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि जो सोलेनॉइड है वो कुछ इस तरीके से होता है, ताकि आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। अब इसी सोलेनॉइड को हम यहाँ पर इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो लेट्स से कि सोलेनॉइड में देखो एक इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगी, एक आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो लेट्स से ये आपकी इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, जिसे मैं यहाँ पर क्रॉस से डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। और या आप प्लस से भी डिफाइन कर सकते हो। और उसके बाद जो हमारी आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होती है, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को हम ऐसा डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड हो गई। अब इसके बाद देखो हमें यहाँ पर करना क्या है, हमें मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड का फॉर्मूला डिराइव करना है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि एक लूप को इमेजिन कर लिया। जैसे कि आप देख पा रहे हो इस डायग्राम में, एक हमने रेक्टेंगुलर लूप लिया है ABCD, ठीक है, जिसमें करंट आई लेट से फ्लो कर रहा है कुछ इस तरीके से। अब अगर आप देखोगे तो जो आपका ए बी लेंथ है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे है, लेकिन बी सी और ए डी जो है वो परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है, और सी डी जो है इट इज़ एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, बट इट इज़ आउटसाइड द सोलेनॉइड, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हमें क्या करना है, तो हमें प्रूव क्या करना है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ठीक है। याद रखना है कि यहाँ पे जो स्मॉल n होता है ना, इसका मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है। क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो देखो अब सोलेनॉइड बेसिकली एप्लीकेशन किसका, एम्पियर सर्किट और लॉ का है, तो उसी का एप्लीकेशन यूज़ करते हुए हमें ये पर्टिकुलर फॉर्मूले को डिराइव करना है। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट और लॉ, ये तो आप जानते ही हो, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द लूप। अब हमें क्या करना है, इसी एम्पियर सर्किट और लॉ का यूज़ करते हुए इस लूप A B C D के हर एक सेगमेंट पे हमें एम्पियर सर्किट और लॉ अप्लाई करना है।
तो देयरफॉर मैं यहाँ पर लिखूंगा लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू। अच्छा, इसको इक्वेशन नंबर 1 पहले से नाम दे देना है। अब मुझे क्या करना है कि जितने भी सेगमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं सब सेगमेंट में मुझे इंटीग्रेशन अप्लाई करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखूंगा इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी। और इसमें क्या करना है, मान लो यहाँ पे एक लेंथ एलिमेंट है dl, यहाँ पे लेंथ एलिमेंट dl, यहाँ पे लेंथ एलिमेंट dl। तो सारे लेंथ एलिमेंट की वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, दैट इज b बार डॉट डी एल बार, प्लस यहाँ पर इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा b से लेकर c तक, दैट इज b बार डॉट डी एल बार। उसी तरीके से प्लस इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, c से लेकर d तक, b बार डॉट डी एल बार। तो ये जितने सेगमेंट्स हैं ना, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर लूप है तो टोटल 4 सेगमेंट है, तो 4 सेगमेंट्स पे हमें ये अप्लाई करना है। और ये हो जाएगा D2A हो जाएगा B बार डॉट डी एल बार। ठीक है, अब आप जानते हो कि B बार डॉट डी एल बार है, बेसिकली ये स्केलर प्रोडक्ट है, तो इसका आंसर बी डी एल कॉस थीटा मिलेगा। और अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, अगर थीटा की वैल्यू 90 है तो मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो अब ये जो पॉइंट मैं लिखने जा रहा हूँ उसको ध्यान से देखना है। यहाँ पर सिंस इंटीग्रेशन ऑफ बी टू सी बी बार डॉट डी एल बार इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लाइक D2A। ठीक है, तो D2A B बार डॉट डी एल बार इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसका आंसर 0 क्यों आएगा, तो रीज़न यहाँ पे बताना है कि सिंस यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो जो BC है और DA है, दे आर परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो ये है और ये हमारा क्या है, BC है, और ये हमारा क्या है, AD है। तो दोनों क्या हुए, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हुए। और अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो रहे हैं तो cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर रीज़न दे देना है कि सिंस क्या बोलोगे कि BC एंड DA, सिंस BC एंड AD आर परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड B बार। ठीक है, हेंस जब मैं कॉस फंक्शन यूज़ करूँगा, क्योंकि B बार डॉट डी एल बार क्या मैंने बोला, बी डी एल कॉस थीटा आएगा, और थीटा की वैल्यू जब आप 90 रखोगे तो ये आंसर 0 हो जाएगा। ठीक, एंड उसके बाद आपको जो ये दिखाई दे रहा है ना CD वायर, तो CD को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इट इज़ वेल आउटसाइड द सोलेनॉइड। तो हमें यहाँ पर लिखना है कि इंटीग्रेशन ऑफ C टू D B बार डॉट डी एल बार इज इक्वल टू 0। अब ये क्यों 0 हम बोल रहे हैं, रीज़न ये देना है कि सिंस आउटसाइड द सोलेनॉइड, क्या लिखना है, सिंस आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी वीक। मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी वीक, याद रखना है। ठीक है, तो सिंस आउटसाइड द सोलेनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड होती है बहुत ही ज़्यादा वीक होती है, यानी कि उसकी वैल्यू इतनी लेस होगी कि हम उसे 0 कंसिडर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये देखोगे कि आपका ये वाला जो टर्म्स है ये सारे क्या हो गए, कैंसल आउट हो गए, 0 हो गए। तो अब जो भी मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज लूप फॉर्म होगी वो किसकी वजह से बनेगी, बिकॉज ऑफ द लाइन सेगमेंट AB के वजह से। तो यहाँ पर हम जो बचा है वो लिख लेते हैं, तो देयरफॉर लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड लूप दैट इज B बार डॉट डी एल बार इज इक्वल टू इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, A से B। अच्छा, BDL को मैं यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट ले लेता हूँ A से B में, तो ये हो जाएगा BDL cos थीटा। और आपको क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो थीटा है वो बेसिकली क्या होने वाला है, 0 डिग्री, बिकॉज इसका भी डायरेक्शन इधर ही की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन वही है। तो थीटा की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 0 डिग्री, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस थीटा इज इक्वल टू, थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री, देयरफॉर cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो देयरफॉर आप लिख सकते हो कि cos 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये प्रॉपरली थोड़ा काम नहीं कर रहा है, इसकी वजह से थोड़ा लैगिंग हो रही है। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, लिखेंगे देयरफॉर इज इक्वल टू, अच्छा B को मैं बाहर लिख लेता हूँ। ठीक है, मैंने B को बाहर कर लिया, cos 0 की वैल्यू आपकी 1 हो गई, और इंटीग्रेशन ऑफ A से B,
तो ए से बी का मैक्सिमम इंटीग्रेशन वैल्यू क्या आएगा, तो मैं यहाँ पर ऐसे पहले एक स्टेप लिख देता हूँ, ए से बी और ये क्या हो गया डी एल। अच्छा डी एल की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, एल होगी, तो दिस विल बिकम बी और डी एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, एल आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज लूप इज इक्वल टू बी इंटू एल। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 था वो क्या था, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अच्छा यहाँ पर एक बात याद रखना है कि आगे आपको एन लगा देना है। एन हम क्यों लगाते हैं, बिकॉज आप जानते हो कि सोलेनॉइड में एन नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 अगर मैं करूँगा तो देखो 5 EDL कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, बी एल इज इक्वल टू एन इंटू म्यू नॉट आई मिलेगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर इसको ऐसे ही लिखो बी एल इज इक्वल टू, अच्छा एन को क्या लिख सकते हैं, याद रखो सिंस मैंने बोला था कि स्मॉल एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि कैपिटल एन क्या होगा, तो आप बोलोगे कैपिटल एन विल बी इक्वल टू एन इंटू यानी कि स्मॉल एन इंटू एल। तो इसकी जगह पर मैं लिखता हूँ स्मॉल एन इंटू एल और ये हो जाएगा म्यू नॉट आई। नाउ एल से एल विल गेट कैंसल, देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, म्यू नॉट एन आई। ठीक है, तो इस तरीके से हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड का फॉर्मूला डिराइव कर लिया। तो काफ़ी आसान है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एम्पियर सर्किट और लॉ का फॉर्मूला अप्लाई कर देना, उसको इक्वेशन नंबर 1 मानना है, और फिर ये जो हमारा लूप है ए बी सी डी, इस पूरे लूप में हमें क्या करना है, 5 EDL का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। फिर हम देखेंगे कि बी सी ए डी और सी डी ये सारे टर्म ज़ीरो हो जाएंगे बिकॉज ऑफ सम रीज़न जो मैंने आपको बताया आपको, और ए बी की वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड आपको कितनी मिलेगी, यहाँ पर बी इंटू एल, इन दोनों को इक्वेट कर देना है एंड यू विल गेट द फॉर्मूला ऑफ सोलेनॉइड। सो एट लास्ट अब हम डिस्कस करेंगे कि टोरॉइड क्या होता है। तो देखो टोरॉइड कुछ अलग सी चीज़ नहीं होती है, सोलेनॉइड को ही अगर हम सर्कुलर फॉर्म में बेंड कर दें तो वो टोरॉइड बन जाता है। ठीक है, तो व्हाट इज बेसिकली सोलेनॉइड, सोलेनॉइड इज अ टोरॉइड बेंड इनटू अ सर्कुलर शेप इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो आप डेफिनेशन लिख सकते हो। ठीक है, टोरॉइड क्या है, टोरॉइड इज अ सोलेनॉइड बेंड इनटू अ सर्कुलर फॉर्म ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। और ये बेसिकली इस तरीके से होता है कि अगर मान लो इसे मैं टोरॉइड कंसिडर करूँ तो इस तरीके से ये दिखाई देता है, लेकिन बुक ने आपको जो डायग्राम दिया वो ये वाला दिया है, तो हम इसी डायग्राम को कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, तो इस डायग्राम में ये मान लो कि यहाँ पर आपकी इस तरीके से ये क्या है, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो इस तरीके से आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पर हमारी क्या हो जाएगी, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमारी क्या हो गई, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो ये रेडियस आर है एंड मैग्नेटिक फील्ड बी बार। तो इसमें ज़्यादा कुछ लॉजिक करने की ज़रूरत नहीं है, मोस्टली दे आस्क न्यूमेरिकल फ्रॉम टोरॉइड, क्योंकि इसके डेरिवेशन में कुछ भी ऐसा खास नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको ये डिराइव करके बता देता हूँ। एक्चुअली में मैं तो चाहूँ तो एक स्टेप में भी आपको बता सकता हूँ, क्योंकि सोलेनॉइड को ही हमने बेंड करके सर्कुलर फॉर्म दे दिया तो टोरॉइड बन गया, तो उसी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, म्यू नॉट आपने यूज़ किया, एन आई यूज़ किया, बराबर। अब आपको पता है कि भाई म्यू नॉट हो गया, स्मॉल एन का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है, इनटू आई हो जाएगा। और आपको पता है कि लेंथ ऑफ सर्कल कितना होता है, 2 पाई आर, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर। तो देखो मिल गया आंसर तुरंत। ठीक है, तो इसको मैं फ़िलहाल यहाँ पर इस तरीके से डिराइव करके बता देता हूँ। तो देयरफॉर सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, हम जानते हैं क्या है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट फ्लोइंग थ्रू द लूप। ठीक है, ओके। अच्छा यहाँ पर हम आगे क्या लगा देंगे, आगे या कहीं पर भी आप एन लगा दोगे बिकॉज इसमें एन नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। फिर आपको पता है कि भाई फ्रॉम सोलेनॉइड इक्वेशन वी नो दैट कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज लूप का जो आंसर मिलता है वो हमें कितना मिलता है, बी इंटू एल मिलता है, तो बी इंटू एल। तो देयरफॉर अगर मैं इसकी जगह पे इसे लिखूँ तो क्या हो जाएगा, बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन इंटू आई लिख लेता हूँ। ठीक है, अब आप क्या करो, ये जो आपका एल है इसको नीचे भेज दो। जैसे आप नीचे भेजोगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट एन आई,
अपॉन एल हो जाएगा। और वापस से एज यू नो दैट कि एल को मैं क्या लिख सकता हूँ 2πr, तो द फॉर्मूला बिकम्स म्यू नॉट एन आई अपॉन 2πr हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल है फॉर्मूला, इसमें कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने सोलेनोइड कर लिया तो टोरॉइड आपको आसानी से मिल जाता है। इस तरीके से हमने इस पर्टिकुलर चैप्टर को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। तो इसमें बीच बीच में अगर छोटे मोटे टॉपिक आपके छूट गए हों तो वो इसलिए है बिकॉज वो इतने इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करते हैं, तो उनकी कोई खास हमें ज़रूरत नहीं है, इसके लिए मैंने वो कवर अप नहीं किए हैं। बाकी ऑलमोस्ट सारे डेरिवेशन और जो टॉपिक्स है वो मैंने कवर किए हैं। खाली एक बात आपको याद रखना है कि जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का डायग्राम है वो न्यू टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग आपको वो डायग्राम जरूर याद करना है, बनाना है, बिकॉज दैट इज़ इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू।